हेलो एवरीवन। तो डीआई विजन के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। डीआई विजन के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे होमोनिम्स को। और आपको पता है कि रिसेंट के एसएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए सारे एग्जाम्स, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, सब में होमोनिम्स पूछे गए। ठीक है, होमोनिम्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए। तो अभी जो एसएससी सीजीएल मेंस 2025-26 का जो एग्जाम 19 जैन 2026 को कंडक्ट होने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा 6 to 9 मार्क्स। ठीक है, 6 to 9 मार्क्स रहेगा। तो ये लेक्चर उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो इस बार 19 जैन को सीजीएल मेंस लिखने जा रहे हैं, या फिर 2026 में एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी के सारे एग्जाम्स जो जहां इंग्लिश पूछे जाते हैं वो देने जा रहे हैं। क्योंकि इस लेक्चर के बाद होमोनिम्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे आपसे सॉल्व हो जाएंगे। आपको किसी और लेक्चर को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस लेक्चर को मैंने ऐसे डिजाइन किया है कि इस लेक्चर में स्टार्टिंग में आपको इजी लेवल के क्वेश्चंस दिखेंगे, बीच में आपको मीडियम्स और फिर लास्ट में डिफिकल्ट, जो कि एसएससी सीजीएल मेंस में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर करिए कि यदि आपने ये वीडियो शुरू कर दिया है देखना तो इसको एंड तक जरूर देखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि होमोनिम क्या होते हैं। होमोनिम, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, और निम का मतलब होता है नेम। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, कभी भी क्या होता है कि एक वर्ड जो होता है उसके 2 या 2 से ज्यादा मीनिंग होते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि उसकी स्पेलिंग जो होगी स्पेलिंग सेम होगी। होमोनिम की स्पेलिंग सेम होगी, उसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम होगा, सेम प्रोनाउंसिएशन, उसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम होगा, यानी उच्चारण भी सेम होगा। बट ध्यान रखने वाली बात है कि उसका जो मीनिंग रहेगा ना वो डिफरेंट इन मीनिंग होगा, डिफरेंट इन मीनिंग। ठीक है, जैसे मैं आपको एक वर्ड बताऊं, बैट। बैट का एक मतलब होता है बल्ला। ठीक है, और इसी बैट का सेम स्पेलिंग और सेम प्रोनाउंसिएशन, इसी बैट का मतलब होता है चमगादड़, चमगादड़। ठीक है, तो ये क्या हो गए, होमोनिम्स हो गए, चमगादड़। एक और वर्ड बताता हूं, जैसे वॉच। एक वॉच का मतलब होता है देखना, और दूसरे वॉच सेम स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन, उसका मतलब होता है घड़ी, तो ये भी होमोनिम हो गए। अब इसमें ट्रिक क्या है, आपको एक ही चीज शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान देनी है। ठीक है, एक चीज वो हमेशा ध्यान देना है, चाहे सेंटेंस कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो। हमें करना क्या है, हमारा दिमाग पूरा फोकस्ड होना चाहिए एक चीज में, ऑड वन आउट। ऑड वन आउट क्या है कि यदि हमारे पास एक गिवन स्टेटमेंट है और उसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हों, ए बी सी डी, 4 ऑप्शंस दिए हों, तो इस 3 ऑप्शंस में से ये गिवन स्टेटमेंट में जो वर्ड पूछा जाएगा उसका सेम मीनिंग रख रहा होगा। 3 ऑप्शन में सेम मीनिंग होगा, सेम मीनिंग, और एक कोई ऑप्शन होगा जहां पे डिफरेंट मीनिंग होगा। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू ऑप्ट द ऑप्शन विच कीप्स द डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। यानी हमें उस ऑप्शन को ढूंढना है जो क्या करता है, डिफरेंट मीनिंग को रखने वाला, जो उस वर्ड के डिफरेंट मीनिंग को रखता है। ठीक है, तो वही ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल से आपको सीधे सीधे तौर पे जोड़ता हूँ। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को हम पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग इजी लेवल को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस आसान लेवल के होंगे, ठीक है, जो आपको सीएचएसएल स्टेनो में दिख सकते हैं। लेकिन आप मेक श्योर करिए कि ये लेक्चर आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें, ताकि आपके एसएससी के द्वारा कोई भी एग्जाम जो भी कंडक्ट किए जाते हैं उसमें एक भी क्वेश्चन न छूटे। ठीक है, तो अब देखते हैं इस सेंटेंस को। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को हम पढ़ते हैं। चूज द सेंटेंस दैट यूजेज अ होमोनिम, होमोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, पेन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप ऐसे सेंटेंस को चूज करिए जिसमें
पेन का होमोनिम यूज किया गया है। सबसे पहले इस सेंटेंस को देखते हैं, रिया यूज्ड अ ब्राइट ब्लू पेन टू साइन द डॉक्यूमेंट। मुझे समझ में आया कि ये डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए रिया ने पेन का यूज किया है, और पेन क्या होता है, कलम, ठीक है, कलम। और मैंने अभी आपको बताया था हमें एक ही चीज ध्यान देना है, वो क्या है, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट। मतलब तीन ऑप्शन सेम है, और जो सेम ऑप्शंस होंगे, सेम मीनिंग रखने वाले ऑप्शंस होंगे, वो आंसर नहीं होंगे। जो ऑप्शन डिफरेंट मीनिंग रखेगा इस पेन का, वही राइट आंसर होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, हर फेवरेट राइटिंग पेन। जब भी हम राइटिंग पेन को देखते हैं तो यहाँ भी सेम कलम की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे रोहन प्रीफर्ड यूजिंग एन ओल्ड फैशन फाउंटेन पेन, अगेन फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन भी लिखने का काम आता है, कलम ही होता है, तो ये भी एलिमिनेट हुआ। थर्ड ऑप्शन क्या है, द फार्मर केप्ट ऑल ऑफ हिज यंग लैम्स इनसाइड अ पेन। अब फार्मर क्या करेगा, अपने लैम्प्स को कलम के अंदर तो नहीं रखेगा, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यही ऑप्शन डिफरेंट रखने वाला है। तो इसको अभी के लिए छोड़ते हैं, लास्ट ऑप्शन देखते हैं, द बॉल पॉइंट पेन रैन कंप्लीटली आउट ऑफ इंक। अब हमें इंक से और बॉल पॉइंट पेन से तो समझ में आ रहा है कि ये लिखने की बात है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। व्हाट वी आर लेफ्ट इज what we are left with is option C. So option C will be the right answer. ठीक है, यहाँ तो हमें समझ में आ रहा है कि पेन का लिखने के संबंध में है, तो जो भी लिखने वाले ऑप्शन है उसको हटा दो, और जहां पे जिस ऑप्शन में लिखने की बात नहीं हो रही है वही ऑप्शन सही होने वाला, और यही अप्रोच हम शुरू से लेकर लास्ट तक रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको एडिशनली बताना चाहूंगा। मैं आपको पूछ रहा हूं, यहाँ पे सेंटेंस में लिखा है ब्राइट ब्लू पेन, तो ब्राइट ब्लू पेन लिखा है, क्या इसको ब्लू ब्राइट पेन लिखा जा सकता था? क्या ब्लू ब्राइट पेन कहना गलत है या फिर सही है? ठीक है, इधर मैं लिखता हूं ब्राइट ब्लू पेन। यदि इसको मैं बोलूं कि ब्लू ब्राइट पेन, तो क्या वो गलत हो जाएगा? जी हाँ, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से वो गलत होगा। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर क्या कहता है कि जब भी हमारे पास मल्टीपल एडजेक्टिव्स हो एक साथ, ये तो नाउन है, और नाउन के पहले जब भी वर्ड कोई आता है तो क्या होता है, एडजेक्टिव्स। यानी यहाँ पे इस नाउन के लिए दो दो एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं। तो इंग्लिश ग्रामर कहता है जब भी किसी नाउन के लिए दो या दो से अधिक एडजेक्टिव्स यूज किए जाते हैं, तो उनको हम एक प्रॉपर ऑर्डर में रखते हैं। ठीक है, और वो प्रॉपर ऑर्डर क्या होता है, उसको फॉलो करने के लिए ये ट्रिक मेरी याद रखिए आप, नो सेस कंपनी। इस ट्रिक को आप याद रखिए, कभी भी ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, अब नो सेस कंपनी क्या है, बहुत ध्यान से देखिए। एन का मतलब नंबर, ठीक है, ओ का मतलब है ओपिनियन, एस का मतलब है साइज, पहले एस का मतलब है साइज, ध्यान दीजिए, एस ए से मतलब है एज, और इस एस से मतलब है शेप, और इस ई का मतलब है इमोशन, और इस ई सी का मतलब है कलर, और ये ओ का मतलब है ओरिजिन, और ये एम का मतलब है मटेरियल, और पी से है पर्पस। ठीक है, अभी ये सब क्या है, इतना सारा मैंने क्या लिख दिया कि जो भी हमारे एडजेक्टिव्स होंगे ना, वो इन्हीं में लाई कर रहे होंगे। या तो नंबर होगा, जैसे टू ब्राइट ब्लू पेन हो सकता है, तो टू भी एडजेक्टिव है, तो नंबर हो सकता है। ओपिनियन हो सकता है कि वो ब्यूटीफुल है कि नहीं है, ब्राइट है कि नहीं है, तो ये ओपिनियन है। तो नंबर में क्या होगा, एक दो तीन, या सॉरी 1 2 3। ओपिनियन में क्या होगा, ओपिनियन ओपिनियन कैसा होता है कि वो ब्यूटीफुल है, अगली है, ब्राइट है। वैसे साइज, साइज में बिग स्मॉल, ये साइज है। एज क्या है, एज में जैसे मॉडर्न है, ओल्ड है, तो ये एज हो गया। अब शेप, शेप कैसा हो सकता है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रेंगुलर, एलिप्टिकल, तो ये शेप है। ई क्या है, ई इमोशन, जैसे सैड, हैप्पी। सी से क्या है, कलर, कलर मतलब रेड, ग्रीन। ओ से ओरिजिन, इंडियन, अमेरिकन, चाइनीज, ये है ओरिजिन। एम से मटेरियल, मटेरियल क्या हो सकता है, आयरन, ग्लास। पर्पस क्या हो सकता है, वेडिंग, स्लीपिंग, ड्राइविंग, तो ये सब क्या है, पर्पस है। एक एग्जांपल से आपको सीधे तौर पे समझाता हूं मैं। एक एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूं मैं, टू ब्यूटीफुल
टू ब्यूटीफुल ब्लैक वेडिंग गाउन। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमें पता है, अभी आप बोलोगे सर ये नाउन है, लेकिन ये सारे क्या है, नाउन के पहले आ रहे हैं और नाउन के बारे में ही बता रहे, इसी गाउन के बारे में बता रहे, तो ये सारे क्या है, एडजेक्टिव्स है। तो किसको पहले रखे, पहले टू को रखे कि पहले ब्लैक को रखे कि पहले वेडिंग को रखे, किसको रखे? तो इसके लिए हमें एक ही ऑर्डर फॉलो करना है, वो क्या है, नो सेस कंपनी। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन क्या है। टू क्या है, नंबर है। ब्यूटीफुल क्या है, ओपिनियन है। ब्लैक क्या है, कलर है। वेडिंग क्या है, पर्पस है। ये लो, लकली ये ऑर्डर में ही हो गया मुझे लग रहा है। सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, नो यानी ये वन, ये ओपिनियन है तो ये टू, ये ब्लैक कलर है, ये तो है नहीं, तो सीधे सी पे आते हैं। तो सी क्या है, कलर, ब्लैक कलर है, तो ये हो गया तीन। पी पर्पस लास्ट में आता है तो ये हो गया चार। तो इसका ऑर्डर ये सही है। तो ऑर्डर क्या होगा इसका, टू ब्यूटीफुल ब्लैक वेडिंग गाउन। एग्जाम में क्या करेगा, इनका सीक्वेंस आपको चेंज करके और सेंटेंस दे देगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखें। और मैं आपको एडिशनली एक चीज और बोलता हूँ कि ये जो है ना, ये ट्रिक मैंने अपने हैक 14 में बताया है। अब हैक 14 क्या है कि आप मेरे चैनल में जाओगे तो वहां पे मैंने इंग्लिश ग्रामर के 2-2 मिनट 3-3 मिनट के शॉर्ट्स डाले हैं, 2-2 मिनट 3-3 मिनट के शॉर्ट्स डाले हैं, जहाँ पे मैंने इंग्लिश रूल को, एक एक रूल को मतलब ऐसे रिवाइज करवाया है। तो आप उसको देखिए, 2-2 मिनट का शॉर्ट्स रहता है, 3-3 मिनट का, आपके इंग्लिश ग्रामर भी रिवाइज हो जाएंगे, उसको देखना मत भूलिए आप। जैसे यहाँ पे देखो, ये सब शॉर्ट्स ऐसे ही मैंने बनाया है। जैसे प्रोनाउन के 2-3-1 रूल को मैंने समझाया है, वहाँ पे लाई, ले, लेट, लेन, इनको कैसे यूज करते हैं। हैक 16 में देखो प्रीडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को कैसे यूज करना है बताया मैंने। कंफ्यूजिंग नाउन को हैक 10 में बताया। तो ये सब हैक आप देखो, आपको आपका इंग्लिश ग्रामर जो है रिवाइज होते रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने मेन लेक्चर पे, जो हमारा क्या है, होमोनिम्स, और दूसरा हम सेंटेंस देखने जा रहे हैं। अगेन क्या है कि इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, चूज द सेंटेंस दैट यूजेज अ होमोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। वर्ड क्या है, बेयर। अब बेयर का मतलब क्या है, सबसे पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। शी कुड नॉट बेयर द पेन एनी लॉन्गर। अब वो और ज्यादा पेन सहन नहीं कर सकती है, शी कर सकती है। तो पेन सहन करना, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, पेन सहन करना यानी सहना, इस बेयर का मतलब है सहना, ठीक है। तो हमें ऐसे ऑप्शन को ऑप्ट करना है जहां पे बेयर तो यूज हुआ हो लेकिन उसका अर्थ सहना ना हो, सहना छोड़ के कुछ और हो, ठीक है। तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जहां पे इसका अर्थ क्या होगा, सहना होगा, और चौथा ऑप्शन एक ऐसा होगा जिसका अर्थ सहना नहीं होगा। तो जो सहना नहीं होगा, जो डिफरेंट मीनिंग रख रहा होगा, वही हमारा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, द ब्रिज कैन नॉट बेयर सच हैवी लोड। अब क्या है, ये ब्रिज जो है इतने हैवी लोड को बेयर नहीं कर सकता, यानी सह नहीं सकता। तो यहाँ भी ऑप्शन सिमिलर है, यानी सेम मीनिंग रखने वाला है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। ही बॉट अ टेडी बेयर फॉर हिज सिस्टर। तो यहाँ पे इस टेडी बेयर दिया, तो टेडी बेयर तो टॉय होता है ना, तो टेडी बेयर का इस सहने से कोई मतलब नहीं है, यानी बेयर तो है लेकिन विद अ डिफरेंट मीनिंग। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यही अपना आंसर होने वाला है। लेट्स गो विद द थर्ड ऑप्शन, शी ट्राइड टू बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रेवली। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही ब्रेवली बेयर करने के लिए कोशिश किया। बेयर मतलब सहने की कोशिश की, तो ये भी ऑप्शन क्या है, सेम मीनिंग, यानी ये भी एलिमिनेट होगा। ये क्या है, द बॉक्स वॉज टू हैवी टू बेयर। ये बॉक्स इतना हैवी था कि उसको नहीं ले सकते थे, यानी बेयर करने का मतलब उसको सहन नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हुआ। तो अपने पास वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन बी, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन थर्ड जो है, यहाँ पे क्या है कि प्लीज नोट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स केयरफुली। नोट, नोट का मतलब होता है आप उसको कहीं लिख लो, नोट मतलब नोट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब ऐसा एक ऑप्शन ढूंढना है जहाँ जिस ऑप्शन में इसका मतलब नोट करने से नहीं हो। ही नोटेड डाउन द इंस्ट्रक्शन क्विकली, ठीक है, ही नोटेड डाउन द इंस्ट्रक्शन क्विकली। तो यहाँ पे सेम अर्थ रखने वाला है ना, सेम मीनिंग, तो एलिमिनेट। शी सैंग द फाइनल नोट परफेक्टली। फाइनल नोट सैंग यानी गाने की बात हो रही है, तो ये नोट करने की बात नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन को हम अलग रखते हैं। लेट्स सी द ऑप्शन थर्ड, टेक नोट द वार्निंग साइन। टेक नोट, यहाँ भी नोट करने की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हुआ।
द नोट वॉज रिटन इन ब्लू इंक, वापस से नोट करने की बात है, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हुआ, सो वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी ही सही आंसर है। ठीक है, नोट करना इज, नोट इज टू राइट, किसी भी चीज को शॉर्ट में लिखना इज टू नोट। इसके लिए एक इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं, जॉट डाउन, जॉट डाउन, किसी भी चीज को संक्षिप्त में लिखना इज जॉट डाउन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 4 को। द थीफ ट्राई टू हाइड बिहाइंड द वॉल, हाइड बिहाइंड द वॉल, हाइड इज छिपना, हाइड इज छिपना, तो चोर ने कोशिश की दीवार के पीछे छिपने की, तो हम वैसे ऑप्शन को ढूंढेंगे जहां पे हाइड का मतलब छिपने से नहीं है, छिपने के अलावा कुछ और है। ठीक है, यानी डिफरेंट मीनिंग रखने वाला जो ऑप्शन होगा वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। सबसे पहले ऑप्शन ए, द लायंस हाइड वॉज यूज टू मेक लेदर, लायंस हाइड, तो लायंस के छिपने को से तो हम लेदर नहीं बनाएंगे, यानी लायन के जो चमड़े स्किन होती है ना, उससे हम क्या लेदर बनाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सीधे सीधे में अलग दिख रहा है, तो आंसर तो यही होने वाला है। बाकी तीन ऑप्शन को भी हम डिस्कस करते हैं। ही हिड द ट्रूथ फ्रॉम द पेरेंट्स, उसने सच्चाई अपने पेरेंट्स से छिपाई। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर ये एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे सेम प्रोनाउंसिएशन कहाँ पे है। ठीक है, तो कई बार आपको ऑप्शन में यदि इस तरह के भी ऑप्शन आ जाए तो घबराना नहीं है आपको। ठीक है, आपको मान के चलना है कि ये हाइड की ही बात हो रही है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी ट्राइड टू हाइड हर डिसअपॉइंटमेंट, तो यहाँ भी छिपाने की बात हो रही है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। द कैट हिड अंडर द टेबल, कैट भी टेबल के नीचे छिप गई, तो यहाँ पे हिड का भी मतलब छिपना ही है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अब देखते हैं फिफ्थ, शी सैट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, बैंक इज किनारा, नदी के किनारे पे वह बैठ गई, तो शी सैट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, तो यहाँ पे किनारे से है। ठीक है, तो वैसा ऑप्शन ढूंढना है जहां पे बैंक का अर्थ किनारा नहीं है। ऑप्शन ए, चिल्ड्रेन वर प्लेइंग नियर द बैंक। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो इसको अभी छोड़ते हैं। बी, दे रेस्टेड ऑन द रिवर बैंक, रिवर बैंक किनारे की बात हो रही है, ऑप्शन बी इज एलिमिनेटेड। द बोट वॉज टाइड टू द बैंक, बोट को बैंक से टाई किया गया यानी बांधा गया, तो ये भी किनारे से ही है, तो ये ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हुआ। ही वेंट टू द बैंक टू विड्रॉ मनी, किनारे पे कोई बैंक से किनारे पे कोई, ऑप्शन डी, ही वेंट टू द बैंक टू विड्रॉ कैश, तो बैंक जो हमारा बैंक रहता है जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं वहां से हम कैश विड्रॉ करते हैं, इसका किनारे से कुछ लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे चिल्ड्रेन वर प्लेइंग नियर द बैंक, चिल्ड्रेन हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि चिल्ड्रेन कहाँ खेल रहे थे, किनारे पे खेल रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी ये 6 होना चाहिए। ठीक है, चलो, रोहन लिट अ मैच टू स्टार्ट द फायर, मैच, अब यहाँ पे लिट जो है, लिट इज नथिंग बट सेकेंड फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट मतलब जलाना, जलाना, सेकेंड फॉर्म इज लिट, थर्ड फॉर्म इज लिट, तो लाइट लिट लिट, तो ये क्या है, सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, जलाना, तो सी रोहन लिट अ मैच, मैच इज नथिंग बट माचिस, मैच बॉक्स। ठीक है, तो माचिस को जलाया टू स्टार्ट द फायर, फायर को शुरू करने के लिए। अब इधर देखो, हमें उस ऑप्शन को ढूंढना है जहां पे मैच का मतलब माचिस नहीं हो, डिफरेंट मीनिंग जो ऑप्शन रखता होगा वही ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। सो ऑप्शन ए, सी स्ट्रक अनदर मैच, उसने एक और मैच को स्ट्रक किया मतलब रगड़ा स्टोव को जलाने के लिए, तो यहाँ पे मैच का भी मतलब माचिस ही है, सो ऑप्शन ए इज एलिमिनेटेड। ही यूज्ड अ मैच टू लाइट द कैंडल, ही यूज्ड अ मैच टू लाइट द कैंडल, यहाँ भी लाइट जलाने की बात हो रही है, मैंने बोला ना लाइट क्या है, V1 है। ठीक है, टू V1, तो वहां पे भी यहाँ पे भी क्या है, जलाने की बात हो रही है, सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। ऑप्शन सी, द क्रिकेट मैच वॉज पोस्टपोन्ड टू रेन, ड्यू टू रेन, सॉरी, ऑप्शन सी, द क्रिकेट मैच वॉज पोस्टपोन्ड ड्यू टू रेन, अब यहाँ पे क्रिकेट मैच जो हमारा मैच से है, यहाँ पे माचिस इसका मतलब नहीं है, सो देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि ऑप्शन आंसर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन डी भी डिस्कस करते हैं। द विंड ब्ल्यू आउट
द मैच बिफोर इट कॉट फ्लेम, मतलब वो आग जलने से पहले माचिस को बुझा दिया। सो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट होता है। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, द बार्क ऑफ द डॉग वॉज लाउड। लाउड, ठीक है, मुझे नहीं पता है कि बार्क क्या होता है, हमें 3 ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। ठीक है, अब देखो लाउड क्या हो सकती है, कोई आवाज ही हो सकती है, तो यह कुत्ते की आवाज है। ठीक है, लाउडनेस क्या हो, आवाज ही होती है ना, तो हमें 3 ऑप्शन ऐसे ढूंढने हैं जहां पे आवाज की बात हो रही है। द बार्क ऑफ द ट्री, ट्री की तो आवाज नहीं होती। द डॉग्स बार्क, एलिमिनेट। डॉग्स बार्क सेम। यहाँ भी क्या है, द डॉग्स बार्क कुड बी हर्ड अक्रॉस द स्ट्रीट, ये भी एलिमिनेट। ही लिसनड केयरफुली टू द बार्क ऑफ द पपी, पपी इज नथिंग बट कुत्ते का बच्चा, तो यहाँ पे क्या है, पपी जो है पपी का साउंड है, तो ये भी बार्क है, तो ये भी एलिमिनेट हुआ। और ऑप्शन सी क्या बच गया, ऑप्शन ए बच गया, द बार्क ऑफ द ट्री इज रफ टू टच, तो यही ऑप्शन होने वाला है। मुझे नहीं पता ये बार्क का मतलब क्या होता है, लेकिन हमने क्या किया, ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया ना, तो जो ऑप्शन बचा वही आंसर है। अब मैं आपको बार्क का मतलब बता देता हूँ। एक तो बार्क का मतलब होता है भौंकना, जो कुत्ते भौंकते हैं, भौंकना। और दूसरे बार्क का मतलब होता है जो पेड़ की छाल होती है ना, उसको बार्क बोलते हैं, तो वही है, द बार्क ऑफ द ट्री इज रफ टू टच। ठीक है, क्वेश्चन 9, ही वोर अ टाई टू द ऑफिस। अब यहाँ पे पहनने वाली टाई की बात हो रही है, तो एक ऑप्शन ऐसा होगा जहाँ पे टाई का मतलब उस पहनने वाले टाई से नहीं है, कुछ और होगा, और वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, सो ही बॉट अ न्यू सिल्क टाइज, न्यू सिल्क टाइज नथिंग बट टाई ओनली, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। अब देखो न्यू सिल्क, मैंने आपको बताया था ना, न्यू इज एज, सिल्क इज मटेरियल, तो एज पहले आता, मटेरियल बाद में आता, तो ये क्या है, सेम मतलब सही ऑर्डर में है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी, द गेम एंडेड इन अ टाई आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा टाइम के बाद भी क्या हुआ, गेम एंड हुआ टाई पे। ठीक है, अब मुझे नहीं समझ, ये पहनने वाली टाई तो नहीं लग रही। ठीक है, तो ये ऑप्शन को भी छोड़ देते हैं। ऑप्शन सी एडजस्टेड हर टाई बिफोर मीटिंग, उसने अपने टाई एडजस्ट की मीटिंग के पहले, तो ये भी एलिमिनेट। पार्थ वेयर्स अ टाई विद हिज फॉर्मल सूट, ये भी टाई की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन अपना सही हो गया। और ये टाई आपको पता है ना क्या होता है, टाई का मतलब होता है बराबरी पे मैच खत्म होना, यानी सेम स्कोर पे। ठीक है, तो ये हो गया अपना राइट आंसर। 10, he hit the ball with a bat, he hit the ball with a bat, यानी मारने की बात हो रही है, बॉल को मारा उसने बैट से, तो जिस ऑप्शन में मारने की बात नहीं होगी, मारने का मतलब नहीं होगा, वही ऑप्शन सही आंसर होगा। द बैट वॉज मेड ऑफ इंग्लिश विलो, विलो इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ वुड, है ना, एक तरह की लकड़ी होती है जो जिससे हम बैट बनाते हैं, तो ये भी क्या है, बैट बल्ले की बात है, ऑप्शन ए इज एलिमिनेटेड। ही बॉट अ न्यू बैट फॉर द मैच, मैच के लिए उसने नया बैट खरीदा, ऑप्शन बी इज आल्सो एलिमिनेटेड। द बैट ब्रोक ड्यूरिंग प्रैक्टिस, बैट टूट गया प्रैक्टिस के दौरान, ऑप्शन सी इज आल्सो एलिमिनेटेड। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन डी, आंख मूंद कर उसको सही मार सकते हैं हम। ठीक है, अभी के लिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। अब बैट फ्लू आउट ऑफ द डार्क केव, डार्क केव से बैट, यानी यहाँ पे क्या है, चमगादड़, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था चमगादड़। ठीक है, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ से अपना लेवल शुरू होता है मीडियम, अभी तक तो हमने आसान आसान देखा, अब यहाँ से आपको मीडियम लेवल मिलेगा। ठीक है, तो ज्यादा अटेंशन आपको पे करने की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, ही टाइड द बोट विद अ स्ट्रॉन्ग रोप। ठीक है, उसने बोट को स्ट्रॉन्ग रोप से, मजबूत रस्सी से बांध दिया, टाई मतलब बांध दिया, तो ये रोप का मतलब है रस्सी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रोप। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन वैसा ढूंढना है जो क्या हो, ऑड वन आउट हो रहा हो, 3 ऑप्शन से अलग हो। ठीक है, पहला ऑप्शन, द बॉक्सर एस्किप्ड रोप फॉर एक्सरसाइज, ठीक है, ये रस्सी की ही बात हो रही है। शी बॉट अ लॉन्ग रोप फ्रॉम द शॉप, शी बॉट अ लॉन्ग रोप फ्रॉम द शॉप, उसने दुकान से लंबी रस्सी लेके आए, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। द रोप स्नैप्ड सडनली, देखो स्नैप का मतलब होता है टूटना, है ना, स्नैप मतलब तोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्नैप मतलब तोड़ना, जैसे स्नैप टाइज बोलते हैं हम, स्नैप टाइज मतलब जो समझौता रहता है, जो दो देशों के बीच में टाई रहती है,
उसको तोड़ना है स्नैप टाइज, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे क्या है, द रोप स्नैप सडनली। अब देखो यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, मैं आपको बता दूं, द रोप वॉच, ठीक है। ये पैसिव में बनेगा तो यहाँ पे वॉच होगा, ठीक है। ऑप्शन में ये मिस टाइप हो गया होगा। तो ऑप्शन सी क्या है, द रोप वॉच स्नैप्ड सडनली, रोप टूट गया, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये भी रस्सी की बात हो रही है, तो ये भी ऑप्शन सी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। ही हेल्ड द रोप टाइटली, उसने रस्सी को बहुत मजबूती से पकड़ा, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। तो यहाँ भी क्या है, द बॉक्सर स्किप्ड रोप फॉर द एक्सरसाइज। तो बॉक्सर क्या है, रस्सी को स्किप करते हैं, मतलब फांदते हैं, फॉर द एक्सरसाइज। तो जब ये तीन ऑप्शन स्ट्रांगली में बता रहे कि रस्सी की बात हो रही है, ये जो रोप होता है ना, ये रस्सी नहीं, ये पतली सी तार होती है बेसिकली, ठीक है, पतली सी रस्सी होती है, तो इसको स्किप करते हैं। तो ये जो रस्सी है ना, ये एक तरह की रस्सी है, और यहाँ पे ये थोड़ी सी डिफरेंट रस्सी है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर चारों ऑप्शन सिमिलर तो लग रहे हैं, बट यू हैव टू चूज वन, ठीक है, ये मीडियम है, कंफ्यूज नहीं होना है, यू हैव टू चूज वन। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन के साथ वी हैव टू गो विद ऑप्शन ए, डिस्पाइट कीपिंग द सिमिलर मीनिंग। कीपिंग द सिमिलर मीनिंग नहीं, अब रोप क्या है, थोड़ा सा जो स्किप करते हैं ना, वो रोप थोड़ा सा अलग होता है इस रोप से, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको ऑप्ट करेंगे, दो ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में यदि ऐसे आ जाते हैं, सो वी हैव टू पिक वन, इन दैट केस ए विल बी राइट, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दो, यहाँ तक आपने देख लिया तो हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, ताकि आपको आगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स मिलते रहें, उसके नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें, ठीक है। चलो सेंटेंस 12 देखते हैं। द मैन्युस्क्रिप्ट बोर अ कोलोफोन डिटेलिंग द स्क्राइब्स नेम। अब मैं आपसे पूछता हूँ भाई, ये कोलोफोन क्या होता है, नहीं पता सर क्या होता है, ठीक है, लेकिन हमें ऑप्शन तो भाई छोड़ना नहीं है। तो मैंने आपको एक ही ब्रह्मास्त्र बताया यहाँ पे, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट। आपको कुछ भी ध्यान देना नहीं है, आपको ये इसका मतलब पता है कि नहीं पता है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। देखो, द मैन्युस्क्रिप्ट बोर अ कोलोफोन, ये बेयर का सेकंड फॉर्म है, मतलब उस मैन्युस्क्रिप्ट, बेयर, बेयर मतलब होता है कि उस पर लिखा होना, ठीक है। तो मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हस्तलिपि के ऊपर एक कोलोफोन था, डिटेलिंग द स्क्राइब्स नेम, लिखने वाले के नाम के बारे में एक डिटेल थी, ठीक है, एक कोलोफोन, ठीक है। अब देखो, द टाइप सेटर इंसर्टेड अ प्रिंटर्स कोलोफोन ऑन द फाइनल पेज, ठीक है, फाइनल पेज पे ही कोलोफोन को टाइप सेटर ने क्या किया, इंसर्ट किया। तो ये भी समझ में आ रहा है कि ये भी लिखने से ही बात हो रही है, लिखने की बात हो रही है, तो चलो मिलता जुलता। ऑप्शन बी देखते हैं, द इंसेक्ट्स एंटीना एंडेड इन अ सेगमेंटेड कोलोफोन। अब इंसेक्ट है अपना, इंसेक्ट, ये इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट कैसे एंटीना रहता है ना, तो ये चलते हैं ना, ठीक है। तो ये इंसेक्ट का जो एंटीना रहता है, ये लिखने पढ़ने से तो भाई बहुत दूर दूर तक कुछ भी नहीं होता लिखना पढ़ना जैसा, ठीक है। तो ऑप्शन बी का जो है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ऑप्शन बी ही सही आंसर होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन सी देखते हैं, द मेडिवल कोलोफोन प्रेज्ड अ पैटर्न, पैटर्न मतलब जो स्पॉन्सर होते हैं, ठीक है, जो फाइनेंसर होते हैं उनको पैटर्न बोलते हैं। जैसे मेडिवल एज में क्या होता था, मेडिवल उसमें जो कवि रहते हैं उनको स्पॉन्सर करते थे, है ना, जो फाइनेंस करते थे उनको पैटर्न बोलते थे। तो ठीक है, द मेडिवल कोलोफोन प्रेस्ड। अब देखो यहाँ भी क्या है, प्रेस्ड द पैटर्न, कोलोफोन प्रेस्ड द पैटर्न। तो यहाँ भी क्या है, मेडिवल कोलोफोन, यानी यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे किसी का नाम ही है, ठीक है, जिसने प्रेज किया पैटर्न को, स्पॉन्सर को क्या करते थे, प्रेज करते थे, ठीक है, इसको छोड़ते हैं। द लाइब्रेरियन स्टडीड द सिरिक कोलोफोन, ठीक है, लाइब्रेरियन ने क्या किया, स्टडी किया सिरिक कोलोफोन को। अब आपको पता चल रहा है यहाँ भी क्या पढ़ने की बात हो रही है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और ऑप्शन डी में भी ये क्या है कि ये पेट कोलोफोन को ये क्या करते थे, प्रेज करते थे, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, क्योंकि ये क्या है, ये भी वैसे ही कुछ है, कोई कोलोफोन कुछ जो होता रहेगा उसी की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी, ऑप्शन बी जो है एकदम ही अलग मीनिंग रखता है, ये कीड़े की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ठीक है। अब कोलोफोन क्या होता है, मैं लास्टली आपको बताता हूँ। कोलोफोन क्या होता है, कोलोफोन इज नथिंग बट पब्लिशर नेम, जो पब्लिशर का नाम रहता है उसी को क्या बोलते हैं, कोलोफोन बोलते हैं, ठीक है।
जो पब्लिशर होता है उसी को हम कोलोफोन बोलते हैं, जो पब्लिश करता है। ठीक है, तो बाकी सब पब्लिश करने, जब राइटर के नेम के बारे में ही है तो ये सारे ऑप्शन क्या है, एलिमिनेट होते हैं। एक ही ऑप्शन क्या बचता है जो डिफरेंट मीनिंग रखता है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 डिस्कस करते हैं। द फिलोसफर साइटेड रेयर अपोरिया इन द टेक्स्ट। मैंने आपको क्या बोला था, हमें पूरे क्वेश्चंस के दौरान एक ही चीज हमें ध्यान देनी है, हमें एक ही चीज दिमाग में रखनी है, दैट इज ऑड वन आउट। ऑड वन आउट यानी 3 ऑप्शन हमें सिमिलर ढूंढने हैं और एक ऑप्शन हमें कैसा ढूंढना है, अलग ढूंढना है, जो अलग मीनिंग रखता हो। तो ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड क्या है, अपोरिया। मुझे नहीं पता कि अपोरिया का मीनिंग क्या होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस क्या कहना चाहता है। जैसे यहाँ पे क्या है, द फिलोसफर साइटेड अ रेयर अपोरिया इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में कुछ क्या है, दुर्लभ चीज है जिसको उसने क्या किया, जिक्र किया। फिलोसफर ने साइट किया टेक्स्ट के अंदर एक रेयर अपोरिया को। अब अपोरिया कुछ ऐसी चीज होती होगी जो टेक्स्ट के अंदर मिलती होगी, यानी लिखावट के अंदर, किसी बुक के अंदर। ठीक है, तो ये रिलेटेड किससे है, स्टडी से है, बुक से है। ठीक है, तो अब ऑप्शन को देखते हैं। द रीडर एनकाउंटर्ड अपोरिया इन द प्लेटोनिक डायलॉग। प्लेटोनिक इज प्रेम संबंधी, डायलॉग इज वार्तालाप, है ना। तो ऐसे कोई डायलॉग है जिसमें रीडर ने क्या किया, एनकाउंटर किया अपोरिया को। चलो, रीडर है तो पढ़ने की बात हो रही, तो हो सकता है कि ये सेम ही मीनिंग रखता हो। अगला देखते हैं। द क्रिटिक इंटरप्रिटेड अपोरिया एज अ पोएटिक डिवाइस। क्रिटिक ने भी क्या इंटरप्रिट किया, अपोरिया को एक पोएटिक डिवाइस के तौर पे। ठीक है, तो ये भी क्या है, स्टडी से रिलेटेड है। इंटरप्रिट मतलब समझना, इंटरप्रिट मतलब समझना। अब ऑप्शन सी देखते हैं। द इंजीनियर मेजर द ब्रिजेज अपोरिया इन मिलीमीटर्स। इधर क्या है, यहाँ पे रीडर की बात हो रही है, क्रिटिक की बात हो रही है ना, यानी कहीं ना कहीं टेक्स्ट की ही बात हो रही है। यहाँ पे एक ब्रिज की बात हो रही है, ब्रिज की अपोरिया को, जिसको मेजर किया गया किसमें, मिलीमीटर्स में। तो टेक्स्ट को हम मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं। तो ये ऑप्शन मुझे अलग लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी को डिस्कस करते हैं। द अपोरिया इंडिकेटेड अ कॉन्ट्राडिक्शन इन द लॉजिक। अपोरिया ने इंडिकेट किया क्या, कॉन्ट्राडिक्शन को लॉजिक में। तो लॉजिक में क्या, लॉजिक में एक कॉन्ट्राडिक्शन को इंडिकेट किया अपोरिया ने। तो अपोरिया एक कोई चीज हो सकती है जो टेक्स्ट के अंदर हो, वो क्या कर सकती है, कॉन्ट्राडिक्शन को इंडिकेट कर सकती है। तो ये भी ऑप्शन क्या है, ये भी ऑप्शन सेम मीनिंग रखने वाला लग रहा है। तो ये भी एलिमिनेट हुआ, ये भी एलिमिनेट हुआ और ये भी एलिमिनेट हुआ। ये हमने इसको अलग क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे मेजर करने की बात हो रही है और किसी भी टेक्स्ट को हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया अपना, ऑड वन आउट हो गया। तो यही आंसर अपना क्या है, सही है। ठीक है, अब मैं आपको अपोरिया का मतलब समझाता हूँ, अपोरिया क्या होता है। ठीक है, अपोरिया, अपोरिया जो होता है ना, एक तरह का कॉन्ट्राडिक्शन होता है। कॉन्ट्राडिक्शन एक विरोधाभास होता है, या फिर इसको हम सेंस ऑफ अ डाउट भी बोलते हैं, सेंस ऑफ अ डाउट। ठीक है, सेंस ऑफ अ डाउट। अब देखो, द रीडर एनकाउंटर अपोरिया, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। द फिलोसफर साइटेड अ रेयर अपोरिया इन द टेक्स्ट। फिलोसफर ने किस चीज का जिक्र किया, एक कॉन्ट्राडिक्शन का, एक दुर्लभ विरोधाभास का, जो किस में था, टेक्स्ट में था, जो बुक में था, विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन। इधर क्या है, द रीडर एनकाउंटर्ड अपोरिया, रीडर ने क्या एनकाउंटर किया, कॉन्ट्राडिक्शन इन द प्लेटोनिक डायलॉग। प्लेटोनिक डायलॉग में रीडर को क्या लगा, एक विरोधाभास समझ आया। तो ये भी ऑप्शन गया। द क्रिटिक इंटरप्रिटेड अपोरिया एज अ पोएटिक डिवाइस। क्रिटिक ने अपोरिया को यानी कॉन्ट्राडिक्शन को क्या किया, एक पोएटिक डिवाइस की तरह इंटरप्रिट किया। तो ये भी सही है, तो ये भी ऑप्शन आउट हुआ। यहाँ पे देखो, द अपोरिया इंडिकेटेड अ कॉन्ट्राडिक्शन इन द लॉजिक। अपोरिया इटसेल्फ मींस व्हाट, कॉन्ट्राडिक्शन। तो इस अपोरिया यानी इस कॉन्ट्राडिक्शन ने, या फिर ये सेंस ऑफ डाउट ने किस चीज को इंडिकेट किया है, कॉन्ट्राडिक्शन को लॉजिक में। ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट हुआ। यहाँ पे ब्रिज के अपोरिया की बात हो रही है इन मिलीमीटर्स। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज है जिसको मेजर किया जा सकता है, यानी ये होता है ऑड वन आउट। क्वेश्चन 14 देखो, हमें एक ही चीज ध्यान रखनी हो, क्या, ऑड वन आउट। ऑड वन आउट, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा वर्ड दे सकता है जिसका इल्म आपको बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, हमें उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। किस बिहाफ पे, कि हम उसको पहले कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करें कि उस वर्ड का मतलब मीनिंग क्या हो सकता है, सेंटेंस हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किसके बारे में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सिमिलर मीनिंग रखने वाले 3 ऑप्शंस को हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। और जो चौथा ऑप्शन बच जाएगा, जो फोर्थ ऑप्शन बचेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सेंटेंस पढ़ते हैं। द एंशिएंट एस्कॉन्स हेल्ड अ फ्लिकरिंग टॉर्च
along the corridor. कॉरिडोर में क्या हुआ, एक एंशियंट एस्कॉन्स थी जिसने किसको हेल्ड करके रखा था, फ्लिकरिंग टॉर्च को, यानी मशाल को होल्ड करने वाला कोई डिवाइस होगा, कुछ भी होगा। तो ये होल्ड करने के लिए, मशाल टॉर्च को होल्ड करने के लिए कोई चीज है, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए, द थीफ स्मैश द वॉल एस्कॉन्स एंड फ्लेड। थीफ ने क्या किया, स्मैश किया, मारा किसको, वॉल एस्कॉन्स को, एंड फ्लेड और भाग गया। वॉल एस्कॉन्स क्या है, जो मिसाइल को पकड़ के रखता है, उस पे क्या किया, थीफ ने मारा। तो ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सेम मीनिंग रखने वाला, तो ये क्या हो गया, आउट। द स्टूडेंट वॉज एस्कॉन्स्ड फॉर वायलेटिंग ट्रेडिशन। ट्रेडिशन को वायलेट करने के लिए स्टूडेंट को क्या किया गया, एस्कॉन्स किया गया। तो इसका टॉर्च के पकड़ने वाले किसी भी वस्तु से नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा ऑड वन आउट होता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी डिस्कस करते हैं। ऑप्शन सी, द ब्रोंज एस्कॉन्स वाज इनग्रेव्ड विद फ्लोरल मोटिव। ब्रोंज एस्कॉन्स जो था उसको इनग्रेव्ड किया गया था फ्लोरल मोटिव से, तो एस्कॉन्स हो सकता है जो टॉर्च को पकड़ने वाला हो, ठीक है, तो सेम ही मीनिंग रखने वाला, तो ऑप्शन सी भी आउट हो गया। द हॉलवे फीचर्ड अ न्यू एलईडी एस्कॉन्स। एलईडी एस्कॉन्स यानी एक ऐसा एस्कॉन्स जो एलईडी को क्या करता है, होल्ड करने वाला है, वो कहाँ पे फीचर किया गया था, लगा था हॉलवे में, तो ये भी सेम मीनिंग रखने वाले, तो ये भी ऑप्शन क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज ऑप्शन बी, और यही हमारा सही आंसर है, ठीक है। अब मैं आपको एस्कॉन्स का मतलब समझाता हूँ। पहले मैं मतलब क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में ऐसे नए वर्ड आ जाएंगे जो आपको बिल्कुल भी उसका आइडिया नहीं रहेगा, तो हमें कैसे आंसर तक पहुंचना है वो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका मैं मतलब समझा रहा हूँ। एस्कॉन्स जो होता है, एस्कॉन्स एक तरह की ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसा वस्तु होता है जो आपने पुराने मूवीज में देखा रहेगा, जो भी हिस्टोरिकल मूवीज रहती है, उसमें क्या होता है, दीवारों पे ऐसा कुछ लगा रहता है, गोल गोल सा, और उसमें से एक पाइप जैसी निकली रहती है, और उसमें ऐसे कैंडल रहता है, कैंडल है ना, कैंडल ऐसे जलती रहती है, या मसाल जलती रहती है, ठीक है, और ये दीवार से चिपका रहता है, तो इसी को बोलते हैं एस्कॉन्स, यही है एस्कॉन्स, ठीक है, जो होल्ड करता है किसको, फ्लिकरिंग। अब एस्कॉन्स का दूसरा मतलब होता है टू पनिश। टू पनिश मतलब किसी को दंड देना, जैसे यहाँ द स्टूडेंट वॉज एस्कॉन्स्ड फॉर वायलेटिंग ट्रेडिशन। अब यहाँ पे स्टूडेंट को पनिश किया गया, किसके लिए, ट्रेडिशन को वायलेट करने के लिए, ठीक है, ट्रेडिशन यानी परंपरा का उल्लंघन करने की वजह से उसको स्टूडेंट को क्या किया गया, एस्कॉन्स किया गया, ठीक है, यानी पनिश किया गया, ठीक है, तो ये भी यही क्या हो गया, अलग मीनिंग रखने वाला हो गया। क्वेश्चन 14 देखते हैं। द मॉन्क रेड अलाउड फ्रॉम अ लेदर बाउंड ग्रेजुअल। अब देखो यहाँ रीड करने की बात हो रही है, मॉन्क मतलब होता है सन्यासी। सन्यासी ने क्या किया, रीड किया, अलाउड मतलब जोर से, अलाउड का एक्चुअल मीनिंग होता है एटलीस्ट ऑडिबल, एटलीस्ट ऑडिबल, जिसको मतलब इतनी आवाज में बोला जाए कि वो सुना जा सके, बस उसी को बोलते हैं अलाउड। तो मॉन्क ने पढ़ा, अलाउड मतलब मॉन्क ने अलाउड पढ़ा मतलब जोर आवाज से पढ़ा, फ्रॉम अ लेदर बाउंड ग्रेजुअल। अब लेदर बाउंड ग्रेजुअल से उसने पढ़ा, तो ये कुछ ना कुछ किताब ही तो होगी भाई, किताब से हम पढ़ते हैं, या फिर कोई अखबार हो सकता है, कोई पेपर हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है जिससे पढ़ा जा सके। तो बात कहीं ना कहीं घूम फिर के कहाँ पे आती है, बुक, है ना, तो ये एक बुक जैसी चीज होगी, मुझे नहीं पता ग्रेजुअल क्या होता है, ठीक है, तो हम बुक मान के चलते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो अब ऑप्शन को देखते हैं। द ग्रेजुअल इंक्लूडेड चैंट्स फॉर लेंटन सीजन। अब देखो ग्रेजुअल ने इंक्लूड किया चैंट्स, तो चैंट्स इज नथिंग बट मंत्रा ओनली, ठीक है, तो जो भी मंत्रा था उसमें वो किसमें इंक्लूडेड था, ग्रेजुअल में, तो ग्रेजुअल एक तरह की बुक ही है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। द म्यूजिशियन एडेप्टेड द ग्रेजुअल ऑफ मॉडर्न लिटर्जी। मॉडर्न लिटर्जी, लिटर्जी क्या होता है, धर्म संबंधी, धर्म संबंधी, ठीक है, तो म्यूजिशियन ने क्या अडेप्ट किया, एक ग्रेजुअल को, किसके, जो किसके लिए था, मॉडर्न लिटर्जी के लिए, यानी आधुनिक धर्म संबंधी चीजों के लिए ग्रेजुअल था, उसको म्यूजिशियन ने अडेप्ट किया, तो ये भी क्या है, एक बुक जैसी चीज है ना, जिसमें धर्म संबंधी चीजें लिखी गई होंगी, तो ये भी एलिमिनेट हुआ। द साइंटिस्ट ऑब्जर्व अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन एसिडिटी। साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, एक ग्रेजुअल इंक्रीज, इंक्रीज को ऑब्जर्व किया, ठीक है, ग्रेजुअल इंक्रीज यानी एक
इंक्रीमेंट को उसने ऑब्जर्व किया जो ग्रेजुअल था। तो यहाँ पे बुक तो नहीं है, एसिडिटी अम्लीयता में जो इंक्रीमेंट था उसको क्या किया साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, वो कैसा इंक्रीमेंट था, ग्रेजुअल। तो ये बुक से इसका लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हुआ, एलिमिनेट होता है, सॉरी ये, तो ये ऑप्शन हमारा ऑड वन आउट होता है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन भी डिस्कस करते हैं। द क्वायर सैंग फ्रॉम अ 13th सेंचुरी ग्रेजुअल। अब क्वायर की बात हो रही है, क्वायर इधर म्यूजिशियन की बात हो रही है, इधर क्वायर की बात हो रही है। क्वायर का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। ठीक है, तो बहुत सारे सिंगर्स ने गाया क्या 13th सेंचुरी ग्रेजुअल को। ग्रेजुअल एक ऐसी टेक्स्ट होगी या बुक होगी जिसमें क्या होंगे, चैंट्स। तो चैंट्स को हम क्या करेंगे, गाएंगे ही ना। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है, ये बात उसी ग्रेजुअल की हो रही है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि एक ऑप्शन हमें क्या करना है, वहां से ऑड वन आउट करना ही है और वही अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है। ग्रेजुअल जो होता है, ग्रेजुअल इज नथिंग बट अ लिटर्जिकल बुक। What is a liturgical book? Liturgy is nothing but dham sambandhi. So a liturgical book or gradual contains what? Includes what? Chants, है ना, यानी धर्म के जो मंत्र है उसमें लिखे गए होते हैं, तो उसको गाया भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। तो ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, देखो द ग्रेजुअल इंक्लूडेड, यानी ये बुक जो थी लिटर्जिकल बुक उसने क्या चैंट्स को इंक्लूड किया था, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। म्यूजिशियन अडेप्टेड ग्रेजुअल, म्यूजिशियन ने क्या अडेप्ट किया, ग्रेजुअल को, यानी कौन सा ग्रेजुअल, लिटर्जिकल बुक जिसमें क्या थी, मंत्रा थी या प्रेयर्स थे, तो ये भी एलिमिनेट हुआ। द क्वायर सेंग, क्वायर इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ सिंगर्स, तो ग्रुप ऑफ सिंगर ने क्या गाया, एक ग्रेजुअल से गाया, तो ग्रेजुअल क्या था भाई, लिटर्जिकल बुक थी जिसमें मंत्रा थे, तो उसको गाया जा सकता है। ऑप्शन सी ही अपना क्या होता है, ऑड वन आउट। ठीक है, द डॉव फ्लू एबव द ट्रीज विद ग्रेस, मुझे नहीं पता कि ये डॉव क्या होता है अभी के लिए। ठीक है, तो ये डॉव क्या होता है, लेकिन हमें समझ में आ रहा है फ्लू एबव यानी उड़ने की बात हो रही है, तो कोई ऐसी चीज होगी जो उड़ती होगी, तो मान के चलते पक्षी ही होगी भाई, पक्षी ही उड़ती है ना। ठीक है, एबव द ट्रीज विद ग्रेस, ग्रेस का मतलब होता है सौम्यता से, उसको हटाते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। शी वॉच्ड द डॉव एज इट लैंडेड, शी वॉच्ड अ डॉव एज इट लैंडेड, उसने एक डॉग को देखा, जैसी डॉग क्या करती लैंड कर रही थी, यानी उड़ते उड़ते नीचे आ रही थी। ठीक है, लैंड इज उड़ते उड़ते नीचे आ रही थी, तो उसने देखा, तो ये भी उड़ने की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। अ डॉग पर्स ऑन द विंडो सील, विंडो सील क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ये अपने घर की विंडो जो होती है ना, अपने से विंडो देखा रहेगा, तो विंडो जिस फाउंडेशन पे बेस्ड रहती है, नीचे एक बेस रहता है ना जिसपे वो टिकी रहती है, इसी को बोलते हैं सील, विंडो सील। ठीक है, तो क्या करती है, डॉग आती है, और पर्स का मतलब होता है बैठना, बेसिकली किस चीज पे बैठना होता है, जैसे ये पेड़ है ना अपना पेड़, ठीक है, ये पेड़ है, तो इसके ब्रांचेस पे बैठना, जो चिड़िया बैठती है उसी को बोलते हैं पर्स। ठीक है, तो ब्रांच पे बैठना इज पर्स। तो यहाँ पे क्या कर रही है, ब्रांच में ना बैठ के कहाँ पे, विंडो सील पे बैठ रही है, कौन, तो ये डॉग ही है, यानी ये चिड़िया ही है, तो ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट हुआ ऑप्शन। ही सॉ द डॉग शूप ग्रेसफुली ओवर द गार्डन, शूप का मतलब होता है तेजी से, शूप का मतलब होता है तेजी से नीचे आना, बहुत तेजी से नीचे आना। ठीक है, उसी को शूप शूप बोलते हैं। सो ही सॉ द डॉग शूप, यानी डॉग कैसी, एक पक्षी है जो क्या करते हैं, बहुत तेजी से नीचे आती है ग्रेसफुली, है ना, गार्डन के ऊपर। अभी ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, तो एक ही ऑप्शन बचा और वही ऑप्शन अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन इसको भी डिस्कस करते हैं। द डाइवर डोव डीप इनटू द ओशन, अब देखो डाइवर क्या है, डाइवर कौन होते हैं, जो गोता लगाते हैं, गोता लगाने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये डॉव जो है ना, ये डाइव का V2 है। ठीक है, डाइव का V2 है और V3 भी है। ठीक है, डाइव V1 है और डॉप क्या है, V2 और V3 है। डाइव का मतलब होता है गोता लगाना, गोता लगाना, आ रहा है समझ में। तो गोता लगाने वाले ने, गोताखोर बोल सकते हैं उसको, गोताखोर ने क्या किया, गोता लगाया डीप इन द ओशन, ओशन के बहुत गहरे में, गहराई में उसने क्या किया, डाइवर ने गोता लगाया। तो ये क्या है, इस डॉव का मतलब है गोता लगाना, ये पक्षी से कुछ भी रिलेटेड नहीं है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ डॉव क्या होता है। डॉव इज नथिंग बट, कबूतर जो होता है ना, कबूतर व्हाइट कलर का जो कबूतर रहता है उसी को डव बोलते हैं। ठीक है, आपने डव साबुन पे देखा रहेगा, कबूतर बना रहता है।
और दूसरा डॉव आपको पता चल गया, ये होता है डाइव, ये होता है डॉव। ठीक है, तो डॉव का मतलब आपको पता चल गया, क्या हो गया, गोता लगाना। अब देखते हैं सेंटेंस 17 को हम देखते हैं। द वोटिव ऑफरिंग रेस्टेड ऑन अ कार्व्ड मेंसा। मुझे नहीं पता है कि ये मेंसा जैसी क्या चीज होती है, लेकिन हमें क्या करना है, आंसर तो करना है। तो मैंने आपको बताया था कि ऑड वन आउट ही करना है, हमारा पूरा फोकस ऑड वन आउट पे ही होना चाहिए। ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, ऑड वन आउट। जब भी आपको होमोनिम्स आए तो आपको एक ही चीज ध्यान देना, ऑड वन आउट, है ना, ऐसे अंदर अंदर बोलना, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, ऐसे बोलते रहो। ठीक है, आपको समझ आएगा फिर। ये मेंसा मुझे नहीं पता है क्या है, लेकिन हमें चार में से तीन ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। समझने की कोशिश करते हैं। द वोटिव ऑफरिंग रेस्टेड ऑन अ कार्व्ड मेंसा। वोटिव ऑफरिंग, ऑफरिंग की बात हो रही है, प्रेयर, है ना। ऑफरिंग मतलब क्या होता है, जब हम प्रेयर करते हैं भगवान को। हमें वोटिव ही नहीं पता क्या है, तो वोटिव ऑफरिंग रेस्टेड ऑन अ कार्व्ड मेंसा। तो ये रेस्ट किया था किस पे, एक कार्व्ड। कार्व्ड क्या होती है, जिसपे पैटर्न्स बने होते हैं, जिसपे खाचा बना होता है, मेंसा। तो मेंसा ऐसी चीज होगी जिसपे क्या था, ऑफरिंग को रखा गया था। ठीक है, यानी उसको मतलब रेस्ट किया गया था। अब देखो, यानी ये कहीं ना कहीं प्रेयर से ही बात हो रही है, ऑफरिंग मतलब प्रेयर। ठीक है, तो वर्शिप की बात हो रही है, प्रेयर की बात हो रही है, तो जिस ऑप्शंस में वर्शिप और प्रेयर की बात होगी उसको हम सीधे तौर पे एलिमिनेट कर देंगे। जैसे मेंसा इज अ टेबल माउंटेन इन साउथ अफ्रीका, इसमें कोई क्या है, ऑफरिंग, प्रेयर, वर्शिप कुछ भी नहीं है, तो ये ऑप्शन सीधे तौर पे अलग होता है। बाकी हम बाकी भी डिस्कस करते हैं। द अल्टर्स मेंसा वॉज कवर्ड इन एम्ब्रॉयडर्ड लिनन। अब देखो, अल्टर्स का मतलब होता है, इसका मतलब होता है बेदी। जैसे पूजा करने के लिए बेदी बनी रहती है ना, बेदी, ऐसे बेदी बनी रहती है। ठीक है, आपने देखा रहेगा, ऐसे बेदी बनी रहती है ना हमारे घरों में। ठीक है, जिसपे हम क्या करते हैं, इसमें नंबर्स वगैरह लिखे रहते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, अल्टर्स बोलते हैं, बेदी। अब देखो इस, तो इसका ही कुछ मेंसा था, मतलब बेदी से ही रिलेटेड कुछ होगा, अल्टर्स मेंसा। ठीक है, जिसको कवर किया गया था किससे, एम्ब्रॉयडर्ड यानी कढ़ाई किए हुए, लिनन मतलब कपड़े से, चादर से। ठीक है, तो ये भी क्या है, ऑफरिंग की ही बात हो रही है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। द बिशप प्रेड बिफोर द मार्बल मेंसा। बिशप क्या है, पादरी। पादरी मतलब जो क्रिश्चियंस, जो क्रिश्चियनिटी में जो प्रीस्ट होते हैं ना, जो पूजा करवाते हैं, उनको बिशप बोलते हैं। तो बिशप ने प्रे किया, है ना, बिफोर द मार्बल मेंसा, मेंसा के सामने ही, है ना, ये मेंसा जैसी कोई चीज होगी। ठीक है, उसके सामने क्या किया, उसने प्रे किया, तो ये भी प्रेयर की बात होती है, एलिमिनेट हो गया। द रेलिक्स वर सील्ड बीनीथ द मेंसा। तो मेंसा क्या है, मेंसा, अब मार्बल मेंसा है तो मेंसा ऐसी कोई चीज होगी जिसके कुछ डिमेंशन होंगे। ठीक है, तो उसके बीनीथ मतलब उसके जस्ट नीचे, उसके जस्ट नीचे क्या था, रेलिक्स वर सील्ड, रेलिक्स को सील किया गया था। अब रेलिक्स भी कुछ होता है होगा, लेकिन उसके नीचे, मेंसा के नीचे उसको सील किया गया था, तो ये भी है, ऑप्शन एलिमिनेट होता है। अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ये देखो, मेंसा इज अ टेबल माउंटेन इन साउथ अफ्रीका। यहाँ पर्वत की बात हो रही है, पर्वत का इस मेंसा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और यही ऑप्शन अपना सही आंसर है। अब मैं आपको बताता हूँ मेंसा मतलब क्या होता है। मेंसा एक होता कुछ नहीं है, मेंसा एक टेबल जैसी आकृति होती है। ठीक है, टेबल जैसी आकृति होती है। ठीक है, जहाँ पे ऑफरिंग के लिए क्या होता है, मतलब इस पर कुछ पैटर्न्स रहता है, कार्व्ड रहता है, जिसपे हम, वो लोग मतलब क्रिश्चियनिटी में इसको पूजा जैसा, पूजा ऑफरिंग करते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये मेंसा हो गया, इसके नीचे ऑल्टर्स हो गया। ठीक है, अब बात पहले में क्या है, मेंसा इज अ टेबल अप माउंटेन, तो टेबल मतलब बहुत सारे माउंटेन है, उसके मतलब टेबल नुमा बना रहेगा, तो उसको बोलते रहेंगे मेंसा। ठीक है, तो ये तो टेबल, ये माउंटेन की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। यहाँ पे द अल्टर्स मेंसा, यानी ये बेदी हो गई, ये अल्टर हो गया और ये मेंसा हो गया। अब मेंसा किससे कवर्ड था, लिनन से, एम्ब्रॉयडर्ड लिनन से, तो ये भी एलिमिनेट। द बिशप प्रेड, प्रेड किया बिफोर मेंसा, तो इसके सामने प्रेड किया बिशप ने। रेलिक्स वॉज शील्ड, शील्ड बीनीथ मतलब इसके जस्ट नीचे, है ना, यहाँ पे। अब देखो एक चीज और मैं आपको एडिशनली बताऊं, जो ये अल्टर दिख रहा है ना, अल्टर, अल्टर का मतलब होता है बेदी, और इसी के जैसा एक और वर्ड है, दैट इज ऑल्टर। ऑल्टर मतलब होता है अदर।
ये रूट है ऑल्टर, ठीक है। ऑल्टर जैसा कोई कंप्लीट वर्ड नहीं होता, ये रूट होता है, ठीक है। इस रूट से वर्ड डिराइव होते हैं, मैं आपको लिख के बताता हूँ इधर। अभी के लिए मैं इसको मिटाता हूँ, थोड़ा जगह चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये ऑल्टर का मतलब अदर होता है, और इसी ऑल्टर से वर्ड डिराइव किए जाते हैं, दैट इज ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो क्या होता है? लुक अलाइक, मतलब एक जैसे दिखने वाले लोगों को ऑल्टर ईगो बोलते हैं। इसी के लिए इसी से एक और वर्ड डिराइव होता है, ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन का मतलब होता है झगड़ा करना एक दूसरे से, और झगड़ा भी कैसा, जिसमें गाली गलौज हो, हाथापाई न हो, झगड़ा करना गाली गलौज करके, ठीक है। तो ये ऐसे ही मैंने इस ऑल्टर रूट से बहुत सारे वर्ड्स बताए हैं, ठीक है। वो लेक्चर वोकेबलरी सीरीज के लेक्चर 1 में मैंने बताया, ठीक है। तो उसको चाहे तो आप देख सकते हैं। चलिए अब अपना हम क्वेश्चन 18 को डिस्कस करते हैं। द कंजर्वेटर रिपेयर्ड द फिलेट ऑन द ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट बाइंडिंग। द कंजर्वेटर ने क्या किया? रिपेयर किया फिलेट को, जो किस पे था? ऑन ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट बाइंडिंग। मैन्युस्क्रिप्ट बाइंडिंग, पुराने मैन्युस्क्रिप्ट बाइंडिंग। मैन्युस्क्रिप्ट इज नथिंग बट हस्तलिपि, मतलब हाथ से लिखी हुई हस्तलिपि। अरे भाई, हस्तलिपि, ठीक है, एक हस्तलिपि, ठीक है। तो हाथ से लिखी हुई किताब है, उसके बाइंडिंग मतलब ओल्ड हस्तलिपि है, उस पे क्या है? उस पे जो फिलेट था उसको रिपेयर किया कंजर्वेटर ने। कंजर्वेटर क्या करते हैं? संरक्षित करते हैं चीजों को, कंजर्व करते हैं, ठीक है। तो ये फिलेट कहीं ना कहीं बुक के किसी पार्ट की बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अब हम 3 ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं हमें। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, द शेफ पेंसियर्ड अ सेलमन फिलेट विद हर्ब्स। शेफ का काम क्या होता है? खाना बनाने का, ठीक है। और इधर क्या है? बुक से रिलेटेड है, तो बुक का शेफ से कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पेन शेयर्ड, पेन भी आपको पता है पेन कैसा होता है, जिसमें हम सब्जियां वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, सॉरी, तो ये ऑप्शन हमारा, यही ऑप्शन हमें ऑड वन आउट जैसा लग रहा है। बाकी आगे देखते हैं। द बुक बाइंडर स्टिच्ड द लेदर फिलेट टाइटली। बुक बाइंडर, किताब बाइंड करने वाले ने क्या किया? स्टिच किया, सिला लेदर फिलेट टाइटली, लेदर फिलेट को टाइटली। तो ये तो बुक की ही बात हो रही है, ऑप्शन एलिमिनेट। द फिलेट वॉज ट्रेस्ड इन गोल्ड ऑन द स्पाइन। फिलेट को ट्रेस किया गया था गोल्ड में, गोल्ड में ट्रेस किया गया था स्पाइन पे। अब स्पाइन मतलब हो सकता है कि ये कोई किताब जैसी चीज हो जिसपे गोल्ड लगा हो, ठीक है। तो इसको भी क्लियर कर थोड़ा अलग रखते हैं। द मेडिवल फिलेट इंडिकेटेड द टाइटल डिवीजन। टाइटल डिवीजन की बात कर रहा है कौन? मेडिवल फिलेट, मेडिवल बुक, ठीक है। तो ये भी एलिमिनेट हुआ। अब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में से चूज करना है। तो ये सेफ की बात हो रही है, यहाँ पे कहीं ना कहीं गोल्ड में ट्रेस करने की बात हो रही है, तो यही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। और ये क्योंकि ये एकदम ही अलग दिख रहा है, तो इस ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ फिलेट का मतलब। तो अब देखो, ये बुक है ना, तो जो बुक की कवरिंग होती है, ये बुक है ना, तो बुक की जो कवरिंग होती है उसी को हम बोलते हैं फिलेट, ठीक है। और इसको, ये होता है फिलेट, बुक की जो बाइंडिंग होती है। और इसको जो बोलते हैं, जो पीछे वाला पार्ट रहता है, इसको हम बोलते हैं स्पाइन। बुक का स्पाइन होता है, ठीक है। तो एक तो फिलेट हो गया बुक की कवरिंग, और दूसरा फिलेट जो होता है ना, एक फिलेट होता है, एक फिश, एक तरह की फिश होती है फिलेट। आप जब मैकडी जाओगे, मैकडी, तो मैकडी में आप देखना, वहां पे एक फिलेट, फिलेट ओ फिश बर्गर मिलता है, फिलेट ऑफ फिश बर्गर मिलता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है? उस बर्गर के अंदर फिलेट नाम की फिश की स्टफिंग होती है, ठीक है। उसमें फिलेट नाम की फिश रहती है, मतलब उसको डालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फिलेट ऑफ फिश। यानी फिलेट एक तरह की मछली है, और फिलेट क्या है? कवरिंग है, बुक की कवरिंग है। तो यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट की बात हो रही है, यानी बुक के कवरिंग की बात हो रही है। तो जहाँ पे बुक के कवरिंग का मतलब नहीं है, अर्थ नहीं है, उसको हम क्या कर देंगे? एलिमिनेट। यहाँ बुक बाइंडर, यहाँ पे स्पाइन, स्पाइन मैंने बताया ना ये है, तो इसको क्या किया गया था? गोल्ड से ट्रेस किया गया था, तो ये भी बुक की बात हो रही है। मेडिवल फिलेट यानी मेडिवल जो भी मध्यकालीन जो भी किताबें थी, उसने क्या टाइटल डिवीजन के बारे में बात किया, तो ये भी एलिमिनेट होता है। अब देखो, द शेफ पेंसियर्ड द सेलमन। सेलमन
फिलेट, क्या है ये? फिश है विद हर्ब्स। उसको पैनसियर्ड का मतलब होता है, देखो ये पेन है ना, तो पैनसियर्ड सियर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को एक तरफ से क्या करना, रोस्ट करना या फ्राई करना, ठीक है, तो उसी को सियर बोलते हैं। तो पैन में रख के करना इस पैन सियर्ड। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, द मैन्युस्क्रिप्ट कंटेन्ड अ सिगलम टू डिनोट अ टेक्सुअल वेरिएंट। मुझे नहीं पता कि मैंने ये सिगलम क्या होता है, लेकिन हमें क्या करना है, चार ऑप्शन में से तीन एलिमिनेट करने हैं, और जो एक बचेगा वही अपना राइट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए देख, पहले ही सेंटेंस को समझते, द मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट अभी मैंने बताया क्या होता है, हस्तलिपि। कंटेंट, हस्तलिपि में क्या था, एक सिगलम था जो डिनोट कर रहा था टेक्सचुअल वेरिएंट को, टेक्सचुअल वेरिएंट को डिनोट कर रहा था सिगलम, ठीक है। और सिगलम किस में था, किताब में, तो किताब में एक ऐसी टेक्स्ट होगी, कोई ऐसी बनावट होगी जो डिनोट कर रहा होगा। अब देखो, द एडिटर इंसर्टेड द सिगलम बिफोर द फुटनोट। फुटनोट के पहले एडिटर ने क्या किया, इंसर्ट किया, तो उस सिगलम को इंसर्ट कर सकते हैं, किताबों फुटनोट की बात हो रही है तो एडिटर कर सकता है। तो ये ऑप्शन थोड़ा सा लग रहा है कि ऐसा ही अर्थ देने वाला है। द लैब टेक्नीशियन क्लीन्ड सिगलम फ्रॉम द सैंपल साइड। सैंपल साइड से सिगलम को क्लीन किया जा रहा है, ठीक है। तो सैंपल साइड, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रोटोटाइप की बात हो रही है, जो इसमें लैब टेक्नीशियन उसको क्लीन कर रहा है। तो प्रोटोटाइप, तो ये कोई टेक्स्ट तो नहीं होगा ना, कोई डिजाइन नहीं हो सकता, तो ये तो यही ऑप्शन हमें थोड़ा सा अलग लग रहा है। बाकी अलग, अगला देखते हैं। द स्कॉलर डिकोडेड, द स्कॉलर डिकोडेड इच सिगलम यूज्ड इन द वल्गेट। स्कॉलर ने डिकोड किया सारे प्रत्येक सिगलम को। सिगलम जो क्या है, किताबों में होता है, जो किताबों के टेक्स्ट में होता है, तो स्कॉलर ही डिकोड कर सकता है, ठीक है। मतलब ये कहीं ना कहीं बुक के टेक्स्ट की ही बात हो रही है, तो उसको स्कॉलर ने डिकोड किया, तो ये भी एलिमिनेट होता है। द मार्जिन डिस्प्लेड एन अननोन सिगलम। मार्जिन ने क्या डिस्प्ले किया, एक अननोन सिगलम को, एक अननोन सिगलम था जिसको मार्जिन के द्वारा डिस्प्ले किया गया, तो ये भी एलिमिनेट होता है। एक ही ऑप्शन है जहाँ पे लैब टेक्नीशियन की बात हो रही है, जो क्लीन करता है, सफाई करता है, तो सफाई वाला ऑप्शन अपना ऑड वन आउट होता है। और ये भी क्या है, एडिटर का काम ही क्या है, लिखना किताबों में, तो फुट नोट में उसने इंसर्ट किया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज ऑप्शन बी, और यही ऑप्शन सही है। अब मैं आपको बताता हूँ सिगलम का मतलब होता है, सिगलम का मतलब होता है सिंबल, प्रतीक, या फिर इसी के लिए वो यूज करते हैं इंसिग्निया, इंसिग्निया, ठीक है। अब इसको प्रतीक मान के चलो, मैन्युस्क्रिप्ट में एक सिंबल था, एक प्रतीक था जिसने डिनोट किया टेक्सचुअल वेरिएंट को। अब एडिटर ने क्या किया, उस सिंबल को इंसर्ट किया फुटनोट में, ऑप्शन एलिमिनेटेड। द स्कॉलर डिकोडेड, स्कॉलर ने डिकोड किया उस सिंबल को जो यूज किया गया है, यूज किया गया था किसमें, वलगेट में, वलगेट जैसी कोई चीज होती होगी, तो ये भी एलिमिनेट हुआ। द मार्जिन डिस्प्लेड एन अननोन सिग्लम, मार्जिन ने क्या डिस्प्ले किया था, एक सिंबल को, अननोन सिंबल को, तो ये भी एलिमिनेट हुआ। एक ऑप्शन बच गया, द लैब टेक्नीशियन क्लीन सिग्लम, तो ये कोई सिंबल को तो साफ नहीं कर सकते ना, वो कोई प्रोटोटाइप जैसी चीज होगी जिसको साफ कर रहा होगा लैब टेक्नीशियन, तो ये हो गया ऑप्शन बी, ऑड वन आउट। अब ये वलगेट में आपको बता दूं क्या होता है, वलगेट होता है अ कलोकियल, कलोकियल स्पीच, जो कॉमन लोग होते हैं ना उनकी स्पीच को हम वलगेट बोलते हैं, तो उनको, उस स्पीच को किसने डिकोड किया, स्कॉलर ने डिकोड किया, ठीक है। क्वेश्चन 20 पे आते हैं। द चैंट इंक्लूडेड अ solemn, क्वेश्चन 20 पे आता है, द चैंट इंक्लूडेड अ solemn sursum नियर द ऑफर्ट्री, ठीक है। चैंट, चैंट मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, मंत्र। मंत्र ने क्या इंक्लूड किया था, सरसम को नियर द ऑफर्ट्री, मतलब कहीं ऑफर्ट्री जैसी कोई चीज है जहां उसके पास, चैंट क्या इंक्लूड करता है, सोलम सरसम, ठीक है। अब चैंट की बात हो रही है तो कहीं मंत्रा की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये रिलीजियस टेक्स्ट या फिर रिलीजियस बुक की बात होगी, प्रेयर की बात होगी, तो ऐसे ऑप्शन को हम सीधे तौर पे एलिमिनेट करेंगे। जैसे द म्यूजिकोलॉजिस्ट, द म्यूजिकोलॉजिस्ट एनालाइज द सरसम टोन्स, है ना, सरसम टोन्स, म्यूजिकोलॉजिस्ट, ऑप्शन ए इज एलिमिनेटेड। द बोटनिस्ट लेबल्ड द रूट एज सरसम कर्विंग, अब बोटनिस्ट ने क्या लेवल किया, नाम दिया रूट को, जड़ को, एज सरसम, तो यहाँ बोटनिस्ट का है, तो बोटनिस्ट का गाना बजाने से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन को हम क्या करते हैं,
मार्क करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ चलते हैं। द कैंटोर रेज्ड हिज आर्म्स एट द सरसम। सरसम क्या है, प्रेयर के दौरान कैंटोर ने अपने हाथ उठाए, तो कैंटोर हो सकता है ना। अब देखो तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है। द क्वायर, क्वायर मैंने आपको बताया था ग्रुप ऑफ सिंगर, और कैंटोर मैं आपको अभी बताता हूँ। द ग्रुप ऑफ सिंगर फॉलोड द रूब्रिक लीडिंग इन द सरसम। सरसम एक सॉन्ग है या फिर प्रेयर है ना। चलो मुझे अभी बताना नहीं था, सॉरी। तो द क्वायर ने फॉलो किया रूब्रिक लीडिंग। देखो द क्वायर यानी ग्रुप ऑफ सिंगर्स ने फॉलो किया रूब्रिक लीडिंग को इन सरसम, मतलब सरसम में रूब्रिक लीडिंग को फॉलो किया किसने, ग्रुप ऑफ सिंगर्स। ठीक है, तो यहाँ भी कहीं गाने की बात हो रही है, मंत्र को हम क्या कर सकते हैं, रिसाइट कर सकते हैं, गा सकते हैं, है ना। अब देखो इधर ऑप्शन सी कैंटोर, मैंने बोला था कैंटोर क्या होता है, जो लीड सिंगर रहता है ना, लीड सिंगर ऑफ द क्वायर, जो गायन समूह होती है ना, उसका जो लीड सिंगर होता है उसको कैंटोर बोलते हैं। तो कैंटोर ने क्या किया, अपने हाथ उठाए, कब, सरसम के दौरान। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, तो ये बच गया ऑप्शन बी। जहां पे बोटनिस्ट की बात हो रही है तो यही ऑप्शन सही है। सरसम होता कुछ नहीं है, एक तरह का सॉन्ग, लिटर्जिकल लिटर्जिकल सॉन्ग, या फिर इसको पोएम बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं सरसम। ऑफर्ट्री इज नथिंग बट जहां पे a place where prayer is a place where prayer is offered। ठीक है, जहां पे हम क्या करते हैं, प्रेयर ऑफर करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ से हमारा लेवल कैसा हो जाएगा, डिफिकल्ट। तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है आपको, है ना। इसमें हम क्या करेंगे, ऑड वन आउट ही लगाएंगे, ऑड वन आउट, क्योंकि मीनिंग हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहेगा। और आपके एग्जाम में ऐसे ही, मेंस में तो ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम दिमाग को एक जगह रख लीजिए अपने। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द क्लेरिक वोर अ पैलियम फॉर द फेस्टिवल। आपको एक ही चीज ध्यान देना है, सेंटेंस में केवल यहाँ पे अटके नहीं रहना है हमें। ठीक है, हमें यह भी देखना है कि बाकी सेंटेंस में, बाकी पार्ट में सेंटेंस क्या कहने की कोशिश कर रहा है, किस चीज की बात हो रही है, गाने की बात हो रही है, लिखने की बात हो रही है, या फिर किस चीज की बात हो रही है। तो यहाँ पे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, द क्लेरिक वोर, वोर इज नथिंग बट सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड फॉर्म ऑफ वेयर, मतलब पहनने की बात हो रही है। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है वेयर का। ठीक है, वो तो यहाँ पे पहनने की बात हो रही है। तो क्लेरिक पहनता है क्या, एक पेलियम फॉर द फेस्टिवल, त्योहार पे क्लेरिक पहनता है। क्लेरिक भी मुझे नहीं पता, लेकिन वेयर तो पता है मुझे, वेयर और वोर पता है, यानी पहनने की बात हो रही है। पहनेंगे किसी चीज को, किस चीज को हम पहनेंगे, या तो कपड़े को पहनेंगे, घड़ी को पहनेंगे, टोपी को पहनेंगे, यानी पहनने वाली चीजों को पहनेंगे। तो जिस ऑप्शन में पहनने की बात होगी, वी विल एलिमिनेट ऑल दोज ऑप्शंस। ठीक है, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद द ऑप्शन, दैट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इतना ही आपको ध्यान देना है, सारे तीन ऑप्शंस को हमें एलिमिनेट करना है। डू नॉट थिंक व्हाट डज दिस वर्ड मीन, इस वर्ड का क्या मतलब है, हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। हमें तीन ऑप्शंस क्या करने हैं, एलिमिनेट कर देना है सीधे सीधे। द थियोलॉजियन इंटरप्रेटेड द पैलियम एज द सिंबल ऑफ ग्रेस। सिंबल ऑफ ग्रेस को थियोलॉजियन ने क्या किया, इंटरप्रेट किया। द थियोलॉजियन इंटरप्रेटेड द पैलियम एज अ सिंबल ऑफ ग्रेस। थियोलॉजियन ने पैलियम को कैसा इंटरप्रेट किया, सिंबल ऑफ ग्रेस, सौम्यता के प्रतीक के जैसा ही थियोलॉजियन ने पैलियम को इंटरप्रेट किया है। अब देखो थियोलॉजियन क्या होता है, थियो का मतलब होता है गॉड, लॉजी इज स्टडी, टू स्टडी। तो जो भगवान के बारे में या धर्म के बारे में जो स्टडी करते हैं उन्हीं को थियोलॉजियन बोलते हैं। इस थियो रूट से मैं आपको एडिशनली बता देता हूँ फटाक से। थीस्ट, अथीस्ट, थीजम, मोनोथीजम, पॉलीथीजम, पॉलीथीजम। देखो थीस्ट कौन होते हैं,
मैंने बोला ना अभी, थियो का मतलब होता है गॉड, तो थीस्ट आईएसटी किसी भी वर्ड में लगा रहा है तो आईएसटी का मतलब आप समझ लेना, किसी वर्ड में यदि आईएसटी लगा हो तो वो किसी पर्सन की बात हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे थीस्ट लगा ना आईएसटी, तो एक पर्सन है जो भगवान में बिलीव करता है, दैट इज थीस्ट, है ना। अथीस्ट कैसा होगा, अ मतलब कहीं भी ए यदि प्रीफिक्स होता है ना तो इसका मतलब होता है नो, यानी नहीं, निगेट करता है, यानी एक ऐसा पर्सन जो भगवान में बिलीव नहीं करता, जो भगवान को नहीं मानता। थीजम क्या होता है, थीजम होता है कि ये कॉन्सेप्ट जिसमें भगवान पे बिलीव किया जाता है, भगवान के कॉन्सेप्ट को माना जाता है। मोनोथीजम जिसमें सिंगल भगवान की कल्पना होती है, जहाँ पे एक ही भगवान की पूजा होती है। पॉलीथीजम जहाँ पे बहुत मल्टीपल गॉड्स की पूजा होती है, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, डाइवर्ट नहीं होते। द थियोलॉजियन इंटरप्रिटेड द पैलियम एज ए सिंबल ऑफ ग्रेस। थियोलॉजियन ने क्या इंटरप्रेट किया, पैलियम को एज ए सिंबल ऑफ ग्रेस, ठीक है, सौम्यता के प्रतीक के तौर पे थियोलॉजियन ने पैलियम को इंटरप्रेट किया, देखा। तो ये ऑप्शन भी कहीं ना कहीं किस चीज से ही है, क्लेरिक और, चलो इसको अभी यदि आपको नहीं समझना तो इसको मार्क करते हैं। द फिजिशियन नोटेड अ पैलियम ओवर द पेशेंट ब्रेन। फिजिशियन तो डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर क्या, उसको कपड़े से कुछ लेना देना नहीं है, वो पैलियम को नोट किया कैसा, पेशेंट के ब्रेन के ऊपर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं डायग्नोस करने की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन मुझे अलग ही दिख रहा है एकदम। द वेस्टमेंट, वेस्टमेंट इज वस्त्र, ठीक है। द वेस्टमेंट इंक्लूडेड द एंशियंट पैलियम फ्रॉम रोम। वस्त्र इंक्लूड करता है कैसा, एंशियंट पैलियम को जो रोम से है, तो ये भी पहनने की बात हो रही है, वस्त्र की बात, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। द बिशप ड्रेप्ड पैलियम सेरिमोनियली। मैंने आपको बताया ना बिशप क्या होता है, पादरी होते हैं जो क्रिश्चियन धर्म में कौन होते हैं, क्रिश्चियनिटी में जो प्रीस्ट होते हैं उन्हीं को बिशप बोलते हैं। ड्रैप मतलब होता है लपेटना, तो बिशप ने क्या किया, लपेटा क्या, पैलियम को, तो ये भी कहीं ना कहीं पहनने की बात हो रही है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। व्हाट, अब यहाँ पे देखो ये ऑप्शन होगा क्या, द थियोलॉजियन इंटरप्रेटेड द पैलियम, तो थियोलॉजियन ने देखा क्या, इंटरप्रेट किया किस चीज को, पैलियम को एज सिंबल ऑफ ग्रेस, यानी वही कपड़े को, तो ये भी एलिमिनेट हुआ। व्हाट वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन बी, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इस पैलियम ये क्या होता है, ये पैलियम एक तरह का उलन क्लॉथ होता है, ठीक है। पैलियम क्या होता है, एक उलन क्लॉथ होता है। तो अब देखो क्लेरिक कौन होते हैं, आपने देखा होगा, धर्म गुरु नहीं, धर्म नेता बोल सकते हैं इनको, ठीक है। क्लेरिक जो डिबेट्स में आपने देखा होगा, जो विंडोज में डिबेट चलती है ना, जो हिंदू मुस्लिम चलता रहता है आजकल, तो यहाँ पे क्या होता है, एक आदमी बैठा रहता है, यहाँ पे दूसरा आदमी बैठा रहता है, ठीक है, यहाँ पे तीसरा बैठा रहता है, एक हिंदू होता है, एक मुस्लिम होता है, एक दूसरे धर्म का होता है, एक तीसरे धर्म का होता है, तो ये अपनी अपनी बातें करते हैं, तो इन्हीं को क्लेरिक बोलते हैं, जो धर्म नेता होते हैं, क्लेरिक, ठीक है। तो ये धार्मिक नेता ने क्या और किया था, पैलियम को, तो अब समझ में आया आपको, ये क्लेरिक, यदि आपको क्लेरिक भी पता हो तो भी एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। तो धर्म की बात होगी, जहाँ पे धर्म भगवान की बात होगी वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज ऑप्शन बी। नाउ वी विल मूव टू ऑप्शन, नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। द क्वायर बिगेन द इंट्रोइट एट द प्रीस्ट सिग्नल। हमें करना क्या है, मैंने आपको एक ही चीज बोला है, सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे, कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डू नॉट फोकस ऑन व्हाट, डू नॉट फोकस ऑन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, कि उसका मतलब क्या होगा, हमें देखना है कि सेंटेंस क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। द क्वायर बिगेन द इंट्रोइट एट द प्रीस्ट सिग्नल। प्रीस्ट के इशारा करते ही क्वायर, क्वायर ग्रुप ऑफ सिंगर ने स्टार्ट किया इंट्रोइट को। अब ग्रुप ऑफ सिंगर है तो सिंगर गाना ही स्टार्ट करेंगे, जलेबी तो बनाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरह का सॉन्ग हो सकता है, आ रहा है समझ में, हमने क्या किया, डेराइव कर लिया है, डिकोड कर लिया कि ये क्या मीनिंग रख सकता है, और वही चीज हमें करनी है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ऑड वन आउट, तीन ऑप्शन सेम, उनको एलिमिनेट करेंगे। क्वायर क्या करेगा, गाना ही गाएगा, जलेबी नहीं बनाएगा, ठीक है। तो जलेबी की बात नहीं होगी, गाने की बात होगी। द चाइल्ड sang द इंट्रोइट ड्यूरिंग द इंटरमिशन। बच्चे ने क्या किया, गाया इंट्रोइट को, गाने की बात हो रही है, ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। द इंट्रोइट वाज रिप्लेस्ड बाय एन ऑर्गन इम्प्रूव, ऑप्शन बी, द इंट्रोइट वाज रिप्लेस्ड बाय एन ऑर्गन इम्प्रोवाइजेशन। इंट्रोइट को रिप्लेस किया गया ऑर्गन इम्प्रोवाइजेशन से, चलो इसको अलग रखते हैं अभी। द मिसल इंक्लूडेड लैटिन टेक्स्ट फॉर द इंट्रोइट। मिसल मतलब होता है क्रिश्चियनिटी
की एक बुक होती है, उसी को मिसल बोलते हैं। तो मिशेल ने क्या इंक्लूड किया, लैटिन टेक्स्ट को, किसके लिए, इंट्रोइट के लिए, यानी सॉन्ग के लिए लैटिन टेक्स्ट को, तो ये भी एलिमिनेट हुआ। द कैंटोर, मैंने आपको बताया था ना, लीड सिंगर इन द क्वायर इज कैंटोर, तो द कैंटोर रिहर्स द संडे इंट्रोइट, कैंटोर क्या करेगा, गाने का ही तो रिहर्सल करेगा, तो ये भी एलिमिनेट हुआ। व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज ऑप्शन बी, और यही राइट आंसर है। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। देखो मतलब मैं पहले क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हम बिना मतलब जाने ही आंसर तक पहुंच सकते हैं, मैं आपको इतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इंट्रोइट क्या होता है, अ साल और एंटीफन, sung to praise God, ठीक है, भगवान को प्रेज करने के लिए एक साल्म या फिर एंटीफन गाया जाता है। अब अब देखो, आप बोलोगे कि सर ये साल्म क्या है और एंटीफन क्या है, ठीक है, तो देखो ये साल्म और एंटीफन, अ सेक्रेड सॉन्ग और पोएम, एक पवित्र गाना सॉन्ग बोल सकते हैं, फिर पोएम बोल सकते हैं, जो भगवान को प्रेज करने के लिए ही गाया जाता है, ठीक है। तो अब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, क्वायर क्या करेगा, शाम को गाएगा या फिर किसको, सेक्रेट सॉन्ग या पोएम को गाएगा, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। मिशेल इंक्लूडेड पोएम लैटिन टेक्स्ट फॉर द इंट्रोइट, एक पोएम को इंक्लूड करेगा मिशेल, तो ये भी एलिमिनेट। द कैंटोर रिहर्स, कैंटोर क्या करेगा, लीड सिंगर इन द क्वायर रिहर्स द संडे इंट्रोइट, संडे इंट्रोइट मतलब संडे के दिन किया जाने वाला सेक्रेड सॉन्ग या फिर गाया जाने वाला सेक्रेड पोएम, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हुआ। व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज ऑप्शन बी। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। द illuminated एंटीफनरी कंटेंट एडवेंट चैंट्स, अभी तो मैंने आपको बता दिया कि एंटीफन का मतलब क्या होता है, एक तरह का पोएमस सॉन्ग होता है, जो सेक्रेड पोएमस सॉन्ग होता है, जो भगवान को प्रेज करने के लिए यूज किया जाता है, गाया जाता है। लेकिन यहाँ पे मान लो कि मुझे मतलब नहीं पता हो, तो कैसे करेंगे, सीधे तौर पे मुझे एक हिंट यहाँ से समझ आ रहा है, चैंट्स यानी मंत्रा की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं रिलीजियस टेक्स्ट की बात होगी, भगवान की बात होगी, उन सबको एलिमिनेट कर देंगे सीधे तौर पे। द सिंगर रेड डायरेक्टली फ्रॉम द एंटीफनरी, अब देखो ये चैंट की बात होती है, एलिमिनेट, सिंगर ने पढ़ा या फिर गाया डायरेक्टली फ्रॉम द एंटीफनरी, एंटीफनरी से। अब देखो एंटीफनरी से रीड करने का मतलब ये बुक ही हो सकती है ना भाई, रीड करने के बाद देखो एक ऑप्शन है तो बुक हो सकती है। द म्यूजिकोलॉजिस्ट ट्रांसलेटेड द मेडिवल एंटीफनरी, म्यूजिकोलॉजिस्ट ने क्या किया, ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया मेडिवल एंटीफनरी को, मेडिवल यानी मध्यकालीन बुक को, तो ये भी एलिमिनेट हुआ। द इंजीनियर डाउनलोडेड एन एंटीफनरी फ्रॉम द सर्किट पैटर्न, इंजीनियर ने डाउनलोड किया सर्किट पैटर्न से, सॉरी, द इंजीनियर ने डाउनलोड किया एंटीफनरी को, इंजीनियर ने एक एंटीफनरी को डाउनलोड किया किस, सर्किट पैटर्न से, तो भैया ये ऑप्शन तो इंजीनियर का है, इसका गाना गाने वाला कोई ऑप्शन नहीं है। द आर्काइविस्ट रीस्टोर द पार्चमेंट एंटीफनरी, अब देखो ऑप्शन डी, द आर्काइविस्ट रीस्टोर्ड द पार्चमेंट एंटीफनरी, आर्काइविस्ट ने क्या किया, रीस्टोर किया पार्चमेंट एंटीफनरी को। आर्काइविस्ट कौन होते हैं, वन हु कीप द पब्लिक रिकॉर्ड, जो पब्लिक रिकॉर्ड को क्या करता है, कंजर्व करता है, उसको संभालता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्काइविस्ट, ठीक है। अब देखो आर्काइविस्ट ने क्या किया, रीस्टोर किया पार्चमेंट एंटीफनरी को, रीस्टोर मतलब कोई बुक जैसी ही चीज होगी जिसको आर्काइव भी क्या करेगा, रीस्टोर करेगा, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। यहाँ इंजीनियर के डाउनलोड करने की बात हो रही है, किताब को डाउनलोड नहीं करेंगे हम, सर्किट पैटर्न से होगी, तो ये ऑप्शन हो गया अपना सही आंसर, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं एंटीफनरी क्या होता है, एंटीफनरी इज अ बुक, तो आपको मैं बता देता हूँ, एंटीफनरी एक बुक होती है जो क्या करते हैं, जो लिटर्जिकल बुक होती है, जो बहुत सारे चैंट्स या प्रेयर को अब उसके अंदर लिखे होते हैं, ठीक है, तो वैसे भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। तो हमने देख लिया एंटीफनरी क्या क्या है, एक बुक है,
लिटर्जिकल बुक, ठीक है, जिसके अंदर चैंट्स होते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। द बिशप आउटलाइन द ड्यूटीज ऑफ प्रीबेंटरी। अब एक चीज मुझे नहीं पता है कि प्रीबेंटरी का मतलब क्या होता है। इस प्रीबेंटरी जैसे जानवर को हम नहीं जानते कि ये क्या होता है, लेकिन हम अंदाजा तो लगा सकते हैं। द बिशप, मैंने बताया बिशप कौन होते हैं, क्रिश्चियन प्रीस्ट जो होते हैं उनको बिशप बोलते हैं। आउटलाइंड मतलब इशारा किया, आउटलाइन किया, किस चीज को, ड्यूटी, कर्तव्य ऑफ प्रीबेंटरी, प्रीबेंटरी के ड्यूटीज को उन्होंने आउटलाइन किया, बताया, ठीक है। तो प्रीबेंटरी कोई आदमी हो सकता है ना, कोई मनुष्य हो सकता है जिसके ड्यूटी की बात हो रही है। द प्रीबेंटरी रेड, द प्रीबेंटरी रेड द एपिस्टल, एपिस्टल इज धर्मपत्र, ठीक है। तो द प्रीबेंटरी रेड द एपिस्टल ड्यूरिंग संडे मास, संडे मास के दौरान, संडे गैदरिंग के दौरान प्रीबेंटरी ने क्या रेड किया, एपिस्टल को, तो प्रीबेंटरी ने पढ़ा, तो ये भी क्या है, वही प्रीबेंटरी है जो, तो इसको हम एलिमिनेट करेंगे। द अकाउंटेंट फाइल्ड, द अकाउंटेंट फाइल्ड टैक्स फॉर अ प्रीबेंटरी ट्रस्ट, ट्रस्ट की बात है, प्रीबेंटरी ट्रस्ट की बात हो रही है, प्रीबेंटरी एक आदमी है, ठीक है। तो ये इसको हम थोड़ा सा अलग रखते हैं। द कैनन एंड प्रीबेंटरी सैट नियर द क्वायर, जो भी ग्रुप ऑफ म्यूजिक था उसके बगल में प्रीबेंटरी और कैनन क्या हुए, बैठे। कैनन भी एक क्या है, एक तरह का प्रीस्ट ही होता है जो हाई लेवल का होता है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में। तो कैनन और प्रीस्ट, प्रीबेंटरी क्या हुए, बैठे, सिट सैट नियर द क्वायर, तो ये आदमी, यही आदमी की बात हो रही है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। द कैथेड्रल हाउस्ड रेलिक्स नेम्ड आफ्टर अ प्रीबेंटरी, एक प्रीबेंटरी के नाम पे रेलिक्स का नाम रखा गया। रेलिक्स आपको बताया था, अवशेष, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, याद हो तो, ठीक है। तो एक ऑप्शन बचता है, अकाउंटेंट फाइल टैक्सेस फॉर अ प्रिवेंटरी ट्रस्ट, यहाँ ट्रस्ट की बात हो रही है, यहाँ तीनों जगह पे एक प्रिवेंटरी को एक मनुष्य के तौर पे यूज किया गया, तो दिस ऑप्शन इज ऑड वन आउट, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, आंसर मार्क करेंगे। अब मैं प्रिवेंटरी आपको बता देता हूँ क्या होता है। एक मेंबर होता है, अ मेंबर ऑफ अ चर्च, मेंबर ऑफ अ चर्च whose income comes from the revenue of the church, चर्च के रेवेन्यू से, रेवेन्यू ऑफ द चर्च, चर्च के जो रेवेन्यू से जिनकी इनकम आती है जिस मेंबर की, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रीबेंटरी बोलते हैं। वो क्या होता है, मेंबर होता है, चर्च का ही मेंबर होता है, ठीक है। तो बिशप ने उस मेंबर के ड्यूटीज को आउटलाइन किया, बताया। यहाँ उस मेंबर ने क्या रेट किया, पिस्टल को रेट किया। अकाउंटेंट फाइल प्रीबेंटरी ट्रस्ट, यहाँ ट्रस्ट की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन क्या हुआ, ऑड वन आउट। द कैनन एंड प्रीबेंटरी, कैनन और प्रीबेंटरी, ये प्रीस्ट होता है और ये क्या होता है, वो आदमी होता है, वो मेंबर होता है जो, जिसकी रेवेन्यू कहाँ से आती है, चर्च से आती है, ठीक है। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। कैथेड्रल हाउस रेलिक्स, कैथेड्रल का जो हाउस रेलिक्स था, जो अवशेष था, उसको किसके नाम के, नाम, जो कैथेड्रल, द कैथेड्रल हाउस रेलिक्स, कैथेड्रल का जो हाउस रेलिक्स था यानी अवशेष था, उसको, उसका नाम एक प्रीबेंटरी के नाम पे पड़ा, तो ये भी क्या है, ऑड वन आउट। तो ये भी क्या है, तो ये भी एलिमिनेट होता है। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज ऑप्शन बी, वही आंसर है। चूज द सेंटेंस दैट यूजेज अ होमोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब यहाँ पे क्या है, बेली, मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है। द हिस्टोरियन रेफरेंस्ड, हिस्टोरियन ने क्या रेफरेंस किया, बेली को, अ बेली इन द नॉर्मन मिलिट्री आर्किटेक्चर, नॉर्मन मिलिट्री आर्किटेक्चर में का रेफरेंस किस में है, एक हिस्टोरियन ने उसको रेफरेंस किया, ठीक है। तो ये किसी आर्किटेक्चर की ही बात हो रही है। द शेफर्ड गेदर्ड हिज शिप इन द बेली, शेफर्ड ने अपने भेड़ों को कहाँ पे गैदर किया, एक बेली में, ठीक है। द बेली वॉज रीइंफोर्स्ड विद वुडन पेलिसेड, वैली को रीइंफोर्स किया गया वुडन पेलिसेड से, ठीक है। द आउटर वैली सराउंडेड द माटे, इसको मोटे नहीं पढ़ते, माटे, माटे मतलब होता है हिल, ठीक है। तो आउटर वैली ने किस चीज को सराउंड किया था, घेरा हुआ था हिल को। द किंग्स गार्ड पेट्रोल्ड द लोअर वैली, किंग्स गार्ड क्या करता है, निगरानी करता है किसकी, लोअर वैली की,
ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल मिलिट्री आर्किटेक्चर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह के राजसी आर्किटेक्चर या बनावट की बात हो रही है, ठीक है। तो इधर हमें समझ में आया कि सब बेली को रीइंफोर्स किया गया वुडन पैलिसेड से, ठीक है, वुडन पैलिसेड से उसको रीइंफोर्स किया गया। यहाँ आउटर बेली की बात हो रही है जो हिल को घेरा हुआ है। यहाँ पे किंग्स गार्ड की बात हो रही है जो लोअर बेली को पेट्रोल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बात शेफर्ड की हो रही है, गरेड़िए की बात हो रही है जो अपने भेड़ों को रखता है, ठीक है, इस बेली में, ठीक है। तो यही ऑप्शन अलग है क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं एक आर्किटेक्चर की बात हो रही है। बाकी ये ऑप्शन क्या है, तो ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट होगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज ऑप्शन ए। तो देखिए ये बेली का मतलब जो है ना, बेली एक तरह का वॉल होता है, a wall that encloses a house, है ना। टिपिकली ये हाउस कैसा होता है, राजसी हाउस होता है ना, पैलेस होता है राजा का, उसी को एनक्लोज करता है, उसको बेली बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द बेली वॉज इनफोर्स री विद पैलिसाइड। पैलिसाइड क्या होता है, एक बेड़ा होता है, ठीक है। अब जैसे नॉर्मली क्या होता है, जैसे ये घर है ना, ये मान लो कि ये क्या है, एक तरह का घर है, ठीक है। ये घर है ना। तो इसको एनक्लोज करने वाला एक क्या होगा, ऐसे एनक्लोज, ऐसे एनक्लोज करता हुआ एक दीवार होगा जो उसको एनक्लोज करेगा चारों तरफ से, यानी घेर कर रखेगा। उसको ही हम क्या बोलते हैं, बैली बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल मिलिट्री आर्किटेक्चर में इस तरह के बैलिस की जिक्र हुई है, उसका रेफरेंस हिस्टोरियन ने दिया, ठीक है। तो हमें एक चीज समझ में आया कि ये बेसिकली यूज किसके लिए होता था, पैलेस के लिए, है ना, यानी राजा के घर के लिए यूज होता था। अब इसको वुडन पैलिसेड यानी एक लकड़ी के एक और बेड़े से रीइंफोर्स किया गया, मतलब लकड़ी का बेड़ा भी इस पे चढ़ा दिया गया ऊपर ऊपर, ठीक है, ताकि ये और रीइंफोर्स हो जाए और मजबूत करने के लिए। तो यहाँ पे तो नॉर्मल बेली की बात हो रही है, यहाँ भी आउटर बेली की बात हो रही है। दो दीवारें हो सकती है, आउटर और लोअर हो सकती है ना। जैसे आपने सुना होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री में घर जो बनाए जाते थे उसके किनारे किनारे कैसे होते थे, शहर के किनारे किनारे किलाबंदी कर दी जाती थी, ठीक है। वैसा ही आप कुछ समझ सकते हैं। यहाँ भी किसकी बात हो रही है, आउटर लाइन, आउटर बेली की बात हो रही है ना। यानी हिल को सराउंड किया था आउटर बेली ने, एक आउटर बेली थी जो बाहर वाली बेली थी, उसने हिल को सराउंड किया था, ठीक है। तो ऐसे ही आर्किटेक्चर हो सकता है। किंग्स के गार्ड ने पेट्रोल किया लोअर बेली को की निगरानी किसने की, किंग्स के गार्ड। तो ये भी ऑप्शन एलिमेंट। यहाँ पे क्या, शेफर्ड ने अपने भेड़ों को एक बेली में रखा। तो ये बेली जो है ना बेसिकली बताने की कोशिश क्या कर रहा है, एक ऐसा एनक्लोज्ड एरिया जहाँ पे भेड़ों को ऐसे उसने क्या किया, गैदर किया, एकत्रित किया। तो यही ऑप्शन क्या है, डिफरेंट मीनिंग रख सकता है ना। वी आर नॉट क्वाइट श्योर कि यही होगा, बट वी कैन गो विथ ऑप्शन ए, है ना, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन सिमिलर मीनिंग देने वाले हैं, ठीक है। सो वी विल गो विथ ऑप्शन ए। नाउ विल, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 26 को डिस्कस करते हैं। मैंने क्या बोला कि हमें वर्ड का मतलब नहीं पता है, लेकिन हमें आंसर क्या करना है, एक ही चीज हमें अपने दिमाग में रखनी है, दैट इज ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, ठीक है। सबसे पहले हमें सेंटेंस को समझना है, उसके आधार पर तीन ऑप्शंस को ऐसे करना है, ऐसे देखना है कि तीनों ऑप्शंस मोर और लेस सेम मीनिंग दे रहे हो, ठीक है। और जो चौथा ऑप्शन है जो सेम मीनिंग नहीं देगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। द थियोलॉजियन रिफरेंस्ड केनोसिस इन क्रिस्टोलॉजिकल डिबेट्स। थियोलॉजियन मैंने आपको बताया ना, थियो मतलब गॉड, लॉजी मतलब स्टडी, मतलब जो धर्म के बारे में स्टडी करता है, गॉड के बारे में स्टडी करता है, उनको थियोलॉजियन बोलते हैं। थियोलॉजियन ने रेफरेंस किया किस चीज का, केनोसिस का, इन क्रिस्टोलॉजिकल डिबेट। क्रिस्टोलॉजिकल डिबेट्स में थियोलॉजियन ने रेफरेंस किया केनोसिस का, ठीक है। अब ये धर्म की बात हो रही है तो ऐसे ही ऑप्शन को ढूंढते हैं। द मिस्टिक प्रैक्टिस केनोसिस एज स्पिरिचुअल सेल्फ एम्प्टिंग, है ना। तो ये भी क्या है, स्पिरिचुअल के बारे में, तो कहीं ना कहीं धर्म के बारे में, तो इसको ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। द सेलर रिकॉर्डेड केनोसिस एज फॉर्म ऑफ वाटर पर्जिंग। सेलर ने केनोसिस को कैसे रिकॉर्ड किया, पर्जिंग मतलब होता है सफाई करना, यानी जल के सफाई के फॉर्म में ही सेलर ने क्या किया, रिकॉर्ड किया केनोसिस को। तो ये तो जल की सफाई की बात हो रही है, तो यही ऑप्शन क्या होगा, ऑड वन आउट। द सर्मन
कंक्लूडेड विद रिफ्लेक्शन ऑन केनोसिस, शर्मा ने कंक्लूड किया विद अ रिफ्लेक्शन ऑन केनोसिस, केनोसिस के ऊपर एक रिफ्लेक्शन देके शर्मा ने क्या किया, कंक्लूड किया। ठीक है, शर्मन का मतलब होता है उपदेश। द ट्रैक्ट मतलब सिस्टम एक्सप्लोर्ड केनोसिस इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न थॉट, जो सिस्टम है ट्रैक्ट है उसने क्या एक्सप्लोर किया, केनोसिस को ईस्टर्न और वेस्टर्न थॉट में। ठीक है, पश्चिमी और पूर्वी थॉट में, पश्चिमी और पूर्वी थॉट में उसको केनोसिस को एक्सप्लोर किया ट्रैक्ट ने यानी सिस्टम ने। तो ये भी क्या है, ये एक सभ्यता की बात हो रही है ना, केनोसिस एक्सप्लोर किया केनोसिस को, तो ये कहीं ना कहीं ये भी सेम मोर और लेस सेम मीनिंग दे रहा है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे जल की सफाई की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, मैं आपको बता दूं केनोसिस का मतलब होता है टू एम्प्टी, टू एम्प्टी या फिर बी एम्प्टी, खाली करना या फिर खाली होना। अब खाली क्या करना है या खाली क्या होना है, अपने अंदर से चीजों को खाली करना। जैसे आपने सुना होगा जैन में, जैन धर्म में क्या होता था, संलेखना करके एक विधि होती थी जिसमें हम क्या करते थे, अपने शरीर को त्यागते थे, है ना, कैसे, भूख प्यास करके, मतलब खाना छोड़ के। ठीक है, तो वैसे केनोसिस क्या है, अपने अंदर के चीजों को खत्म करना, जैसे मोह माया को खत्म करना, मटेरियलिज्म को खत्म करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उसी की बात की गई स्पिरिचुअल सेल्फ एम्प्टिंग की, है ना मतलब स्पिरिचुअल के तौर पे हम क्या करें, खुद को सेल्फ एम्प्टिंग करें, अंदर की जो भी चीजें हैं, जो भी मोह माया है, लालसा है, उसको खत्म करें। ठीक है, उसको मिस्टिक ने यानी रहस्यवादी लोगों ने क्या किया, प्रैक्टिस किया केनोसिस को, केनोसिस को यानी अंदर के, अंदर की जो भी चीजें हैं, यानी इनको शून्यता बोल सकते हैं, यानी शून्यता को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, मिस्टिक ने प्रैक्टिस किया। ठीक है, तो अब मिस्टिक क्या होते हैं, जो रहस्यवादी होते हैं। यहाँ पे एक चीज देखो, मिस्टिक जो होते हैं रहस्यवादी, तो मिस्टिक का सिनोनिम जो होता है सीक्रेट भी होता है। इसके लिए एक वर्ड है बहुत ब्यूटीफुल था, क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन। ठीक है, इसके लिए एक और वर्ड है एसोटेरिक, एसोटेरिक। ठीक है, सो ये सब किसके लिए, मिस्टिक मतलब रहस्यवादी। अब यहाँ पे द लगा है तो ठीक है, वो ग्रामर में बताऊंगा कि ये पर्सन बन जाता है जब भी द के साथ आता है, तो द मिस्टिक प्रैक्टिस। ठीक है, तो रहस्यवादी ने क्या प्रैक्टिस किया, केनोसिस को, किस लिए, खुद मतलब स्पिरिचुअल शून्यता को पाने के लिए। द सेलर रिकॉर्डेड केनोसिस, तो ये तो अलग ही हो गया। द सरमन, अब सरमन आपको पता है, सरमन का मतलब था उपदेश। ठीक है, आपको पता है ना कि फर्स्ट सरमन बाय लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्धा ने अपना पहला सरमन कहाँ दिया था, सारनाथ में, सारनाथ में दिया था। ठीक है, यानी पहला उपदेश भगवान ने क्या, लॉर्ड बुद्धा ने कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। इसी को क्या बोला गया, धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया था। ठीक है, चलो, द सरमन कंक्लूडेड यानी उपदेश ने कंक्लूड किया किससे, केनोसिस के ऊपर एक रिफ्लेक्शन डाल के। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। अब इधर क्या था, ट्रैक्ट मतलब सेक्ट बोल सकते हैं, फिर सिस्टम बोल सकते हैं, उसने किसको एक्सप्लोर किया, केनोसिस को, ईस्टर्न और वेस्टर्न थॉट में भी। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन बी ओनली। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 27 को डिस्कस करते हैं। मैंने आपको एक चीज बोला है कि एक ही चीज हमें ध्यान देना है, दैट इज ऑड वन आउट। चाहे कितना भी टिपिकल क्वेश्चन हो, कितना भी डिफिकल्ट हो, हमें एक ही चीज ध्यान देना, ऑड वन आउट। जो गिवन स्टेटमेंट्स है उससे सीधे अलग यदि कुछ मिल जाए, सीधे तौर पे चार में से एक कोई मिल जाए, और एक ही तो ढूंढना है, जो एक सीधे तौर पे इससे अलग हो, है ना, उसको हम क्या करेंगे, ऑप्ट आउट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और कुछ भी नहीं सोचना है हमें। ठीक है, द प्रिंसेस गिल्स डोमिनेटेड द फैमिली कोट ऑफ आर्म्स, राजकुमार का जो गिल्स था उसने डोमिनेट किया यानी रूल किया, किस चीज को, रूल किस चीज को, फैमिली कोड को। तो ये वस्त्र की बात हो रही है, कोड की बात हो रही है। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। द टेपेस्ट्री फीचर्ड ग्यूल्स एंड आर्जेंट प्रोमिनेंटली, टेपेस्ट्री मतलब क्या होता है, टेपेस्ट्री देखो कुछ नहीं होता, एक तरह का एक कैनवास होता है ना जिसपे पेंटिंग होती है, पेंटिंग बनी होती है। तो ये तो पेंटिंग की बात हो रही होगी। अब देखो कपड़े की बात हो रही है और इधर पेंटिंग की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं कलर की बात हो रही होगी, है ना, कलर पेंट की बात हो रही होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, मान सकते हैं कि एलिमिनेट हो जाएगा। आगे देखते हैं। द शेफ प्रिपेयर्ड सॉस ऑफ डीप ग्यूल्स एंड क्यूमिन, यहाँ कपड़े की बात हो रही है, यहाँ पे सॉस की बात हो रही है, चटनी की बात हो रही है। सो दिस विल बी ऑप्टेड आउट। ठीक है, और यही अपना आंसर होगा, मैं आंख मूंद के बोल सकता हूँ। ठीक है,
आगे देखते हैं, द गिल्स बॉर्डर सिग्निफाइड मार्शल लीनियज। ठीक है, गिल्स बॉर्डर ने क्या सिग्निफाई किया, जो कलर है, जो कलर इस कलर, ये कलर जो है उसने सिग्निफाई किया मार्शल लीनियज को। लीनियज इज नथिंग बट वंश। ठीक है, यहाँ पे मैं फटाक से आपको बता देता हूँ, जो लीनियज होता है वंश, इसके लिए एसएससी में आपको पूछेगा सिनोनिम इसका, द ब्यूटीफुल सिनोनिम इज प्रोजेनी, और इसके लिए एक और सिनोनिम है दैट इज पेडिग्री। याद रखिए इस वर्ड को, ये पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। और एक जो कॉमन सा है वो आपको सबको पता है, दैट इज एंसेस्टर। ठीक है, अब आते हैं इस पे, वो ये जो कलर है या पेंटिंग है, ये इसने क्या किया, इसके बॉर्डर ने सिग्निफाई किया मार्शल वंश को, लिनिएज को। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक कलर की बात हो रही है, तो ये भी एलिमिनेट हुआ। द हेरल्ड एक्सप्लेन, मैसेंजर ने, हेरल्ड एक तरह का मैसेंजर होता है, राजदूत होता है, उसने एक्सप्लेन किया सिंबोलिज्म ऑफ गिल्स, ये जो कलर है ना पेंटिंग है उसके प्रतीक को एक्सप्लेन किया, किसको, विजिटर्स को। तो ये भी क्या है, एक तरह का कलर ही है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज ऑप्शन बी, और यही अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं अब आपको इसका मतलब समझा देता हूँ, ये क्या होता है। गिल इज नथिंग बट रेड इन कलर, एक लाल कलर में होता है, लाल कलर होता है, उसी को ग्यूल बोलते हैं। और अर्जेंट इज सिल्वर लाइक, है ना, सिल्वर जैसा। ठीक है, तो टेपेस्ट्री ने क्या फीचर किया, लाल और सिल्वर जैसा कलर प्रोमिनेंटली फीचर किया। यहाँ पे जो राजकुमार का जो लाल कलर था, ग्यूल्स था, उसने ही डोमिनेट किया किस चीज को, फैमिली कोड को, है ना, हमेशा लाल ही दिखता था। यहाँ पे शेफ का प्रिपेयर करना सॉस को, तो ये तो चटनी है, तो चटनी तो एलिमिनेट हो गई ना, तो ये एलिमिनेट हो गया, मतलब ये ऑप्ट आउट हुआ, तो यही अपना आंसर होने वाला है। यानी ऑप्शन ए, सी और डी क्या है, तीनों सेम मीनिंग रख रहे हैं। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 28। द गार्ड्स स्टूड इन पाइक फॉर्मेशन अलोंग द कॉजवे, गार्ड खड़ा हुआ कहाँ पे, एक पाइक फॉर्मेशन था, पाइक फॉर्मेशन पे खड़ा हुआ गार्ड कॉजवे के अलोंग। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन कोई पैटर्न होगा, कोई शेप होगा जिसपे क्या हुआ, गार्ड खड़ा हुआ था। ठीक है, तो एक चीज तो समझ आ रहा है मुझे। द एंगलर पुल्ड अ लार्ज पाइक फ्रॉम द आईसी लेक, एंगलर ने क्या किया, पुल किया क्या, लार्ज पाइक को आईसी लेक से, यानी झील से उसने निकाला। तो एंगलर होता होगा कुछ, मुझे नहीं पता क्या होता है, अभी के लिए नहीं पता, ये पाइक का मतलब भी मुझे नहीं पता। हमें क्या करना, तीन ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। तो एंगलर ने पुल किया क्या, आईसी लेक से, झील से। ऑप्शन बी देखते हैं, द रेबल वॉज पनिश्ड बाई बींग प्लेस्ड ऑन द पाइक। अभी देखो ये स्टूड इन पाइक है, प्लेस्ड ऑन द पाइक है, तो कहीं ना कहीं ये भी सेम मीनिंग रख रहा है, एलिमिनेट हुआ। द इन्फेंट्री पाइक स्प्लिट द एनिमीज फ्रंट लाइन, इन्फेंट्री मतलब होता है जो पैदल सेना होती है ना, जो पैदल चलती है सेना, उसको इन्फेंट्री बोलते हैं। उसके पाइक ने स्प्लिट किया एनिमीज को, एनिमीज के फ्रंट लाइन को, है ना, जो भी दुश्मन थे उनको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, क्या, इन्फेंट्री के पाइक ने। अब देखो इसी पाइक के फॉर्मेशन की बात हो रही है, एक पाइक जैसा शेप है जिसपे वो खड़ा है, और यहाँ पे एक पाइस है जिसपे प्लेस करने की बात हो रही है, और यहाँ पे वही पाइक है जो स्प्लिट कर रहा है। आ रहा है कुछ समझ है। द पाइक ग्लीम्ड बिसाइड द वेटरन्स आर्मर, पाइक जो था वो चमका, ग्लीम का मतलब होता है चमकना, पाइक चमका कहाँ पे, बिसाइड द वेटरन्स आर्मर, आर्मर वेटरन मतलब होता है जो भी सीजनड होते हैं, यानी अनुभवी लोग होते हैं, अनुभवी, उसके आर्मर में जो भी जो भी कैसी थी, इन्फेंट्री थी या फिर जो भी आर्मी थी, उसमें जो सबसे सीनियर था उसके आर्मर में क्या चमका, पाइक। ठीक है, तो ये पाइक चमका, है ना। तो हमें एक चीज समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं ये तीन ऑप्शन सेम हो रहे हैं, कहीं फॉर्मेशन की बात हो रही है या फिर वो आर्मी की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेक की बात हो रही है, यहाँ पे हर जगह आर्मी की बात हो रही है, यहाँ गार्ड की बात हो रही है, और यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, लेक, झील की बात हो रही है, और यहाँ एंगलर की बात हो रही है। तो यही ऑप्शन हमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अलग अलग रहा है। ठीक है, तो हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट लेके विल ऑप्ट ऑप्शन ए, और यही राइट आंसर होगा। और मैंने आपको यही तो बताया अभी तक, ऑड वन आउट ही करना है, ऑड वन आउट ही हमें ऑप्ट करना है। ठीक है, चलो, तो मैंने बताया कि यहाँ पे केक आईसी लेक की बात हो रही है, झील की बात हो रही है, और हर जगह कहीं पे रेबल है, कहीं इन्फेंट्री है ना, और कहीं पे वेटरन के आर्मर की बात हो रही है। तो ये तीनों ऑप्शन में क्या है, एक आर्मी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन को हम वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं,
और एक जगह एंगलर की बात हुई जहाँ पे आईसी लेक से लार्ज पाइक निकाला जा रहा है। झील से क्या निकाला जाएगा, झील से मछली निकाली जाएगी, झील से जो झील के अंदर होगा वही निकालेंगे ना, तो मछली जैसी कोई चीज निकाली जाएगी। तो यहाँ पे देखो ना, झील से निकालने की बात हो रही है, और तो यहाँ पे क्या लड़ाई की बात हो रही है, तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, एंड वी विल हैव टू गो विथ ऑप्शन ए, और यही राइट आंसर होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। जो पाइक होता है ना, पाइक, पाइक एक लॉन्ग स्पीयर लाइक वेपन होता है, स्पीयर लाइक वेपन होता है। अब आपको स्पीयर पता है कि नहीं मुझे नहीं पता। स्पीयर ऐसा होता है, देखो आपने देखा रहेगा पुराने जैसे हिस्टोरिकल मूवीज रहती है, उसमें गार्ड ऐसे लेके खड़ा रहता है ना, ऐसे लेके गार्ड खड़ा रहता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, स्पीयर। इससे मारता है ना, ये इससे मारता है। और जो पाइक होता है ना, पाइक भी मोरलेस ऐसा ही होता है, बस इसकी बनावट जो होती है ना ऐसी होती है, ऐसी होती है। ठीक है, तो ये पाइक होता है। तो एक पाइक वो वेपन हो गया, और दूसरा जो पाइक होता है ये तो एक वेपन हो गया है ना, वेपन हो गया। और दूसरा जो पाइक होता है ना, ये एक तरह की मछली होती है, फिश होती है। ठीक है, तो हर जगह वेपन की बात हो रही है, तीनों ऑप्शन में वेपन की बात हो रही है। और यहाँ पे एंगलर जो होता है ना, यहाँ पे एक लार्ज पाइक यानी मछली की बात हो रही है, किससे, आईसी लेक से निकालने की। ठीक है, तो ये ऑप्शन ऑप्ट आउट होगा। ठीक है, और एंगलर कौन होता है, वन हु कैचेस फिश, वन हु कैचेस फिश है ना, उसको क्या बोलते हैं, एंगलर बोलते हैं। यानी एंगलर क्या होता है, जो मछली पकड़ते हैं। तो एंगलर ने क्या निकाला, एक बहुत बड़ी पाइक निकाली, एक बहुत बड़ी मछली निकाली, कहाँ से, आईसी लेक से। तो यही तो क्या हुआ, अपना अलग मीनिंग रखने वाला वर्ड बन गया ना। तो विल गो विथ ऑप्शन ए। नाउ 29 को डिस्कस करते हैं। द नाइट रेस्ड हिज पॉल्ड्रन बिफोर माउंटिंग। नाइट मतलब होता है प्रहरी, आपने क्रिकेट में नाइट वॉचमैन सुना होगा, रात्रि प्रहरी। ठीक है, तो नाइट ने क्या रेज किया, अपने पॉल्ड्रन को रेज किया बिफोर माउंटिंग। माउंटिंग मतलब चढ़ाई है ना, चढ़ाई के पहले नाइट ने रेस्ट किया, उठाया अपने पॉल्ड्रन को। मुझे नहीं पता कि ये पॉल्ड्रन क्या होता है, लेकिन नाइट समझ में आ रहा है, चढ़ाई समझ में आ रहा है। तो और आगे देखते हैं। द ब्लैक स्मिथ पॉलिश्ड द स्टील पॉल्ड्रन अंटिल इट ग्लीम्ड। लोहार ने पॉलिश किया स्टील पॉल्ड्रन को जब तक कि ये चमका नहीं। ठीक है, तो ये भी एक तरह स्टील पॉल्ड्रन। ठीक है, आगे देखते हैं, हमें समझ आएगा। द आर्ट हिस्टोरियन एडमायर्ड द एनग्रेव्ड पॉल्ड्रन ऑफ द एफिजी। एफिजी मतलब होता है एक तरह का पुतला, पुतले के एनग्रेव्ड पॉल्ड्रन को एडमायर किया आर्ट हिस्टोरियन ने। तो एक जगह पुतला लगा लगा हुआ था, जिसमें क्या था, जिसके हाथों में या फिर कहीं भी एनग्रेव्ड पॉल्ड्रन था, जिसको हिस्टोरियन ने क्या किया, एडमायर किया। अब देखो यहाँ पे किसी पुतले के हाथ में पॉल्ड्रन होना, और यहाँ ब्लैक स्मिथ का स्टील पॉल्ड्रन चमकाना। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं एक तलवार की बात हो रही है क्या। ठीक है, तलवार या फिर किसी वेपन की बात हो रही होगी, जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये पॉल्ड्रन हमें नहीं पता कि ये क्या होता है, तो कोई तलवार है, कोई वेपन है क्या। आगे देखते हैं। द बायोलॉजी स्टूडेंट डाइसेक्टेड द पॉल्ड्रन ऑफ द सी स्लग। बायोलॉजी स्टूडेंट ने डाइसेक्ट किया यानी दो पार्ट में काटा पॉल्ड्रन को, सी सी स्लग के पॉल्ड्रन को। तो हमें पता है ना कि बायोलॉजी स्टूडेंट क्या करते हैं, वो मतलब जानवरों को से कट करते हैं ना, जैसे आपने बचपन में सुना रहेगा कि वो फ्रॉक को हम कट करके उसके एनाटॉमी को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे तो ये अलग ही ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि पोल्ट्रन को कट करने की बात हो रही है, यहाँ पे पॉलिश करने की बात हो रही है, यहाँ पे एनग्रेव्ड, तो एनग्रेव्ड किसी सॉलिड चीज को करेंगे ना। यहाँ पे एक एक्वेटिक एनिमल की बात हो रही है मुझे लग रहा है, क्योंकि सी स्लग की बात हो रही है। ठीक है, अब आते हैं आगे। ऑप्शन डी, द म्यूजियम डिस्प्लेड अ 15th सेंचुरी पॉल्ड्रन। 15वीं शताब्दी के पॉल्ड्रन को डिस्प्ले किया गया म्यूजियम में। तो वापस से मुझे समझ में आ रहा है कि भैया ये कोई तो ऐसी चीज है जो वेपन हो सकती है। ठीक है, तो और इसमें बायोलॉजी स्टूडेंट की बात हो रही है। ठीक है, बायोलॉजी स्टूडेंट की बात हो रही है, तो ये बायोलॉजी स्टूडेंट क्या कर रहा है, डाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पे सी स्लग के पॉल्ड्रन को। तो यहाँ पे ये कोई ना कोई एक तरह का एनिमल होगा। तो विल गो विथ ऑप्शन ए। एलिमिनेट हमने क्या किया, ए बी डी, कब, जब हमें पॉल्ड्रन की स्पेलिंग, सॉरी पॉल्ड्रन का मीनिंग नहीं पता था। अब मैं आपको बताता हूँ पॉल्ड्रन होता क्या। पॉल्ड्रन जो होता है ना, पॉल्ड्रन एक तरह की शील्ड होती है। जो अपना आर्मी मैन रहता है ना, आर्मी मैन,
आर्मी मैन अपने कंधे पे यहाँ पे पहनता है, ठीक है, कंधे पे, कंधे को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी मैन यहाँ पे लगाते हैं, इसी को पॉल्ट्रन कहते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि मुझे नहीं पता है, तब तक मैंने आपको वेपन बोला, तलवार बोला, क्या बोला, ताकि हम क्या करें, कम से कम आंसर तक पहुंच जाए, ठीक है। तो एक ऐसी शील्ड होती है जो एक प्रोटेक्शन होता है, जो आर्मी मैन अपना कहाँ पहनता है, शोल्डर पे पहनता है, ठीक है, तो यहाँ पे पहनता है। अब देखो आपको समझ आएगा, आ जाएगा, द नाइट रेज्ड हिज पॉल्ट्रन, नाइट ने अपने पॉल्ट्रन को उचकाया, यानी इसको उचकाया माउंटिंग के पहले, चढ़ाई के पहले। द ब्लैक स्मिथ पॉलिश द स्टील पॉल्ट्रन, जो स्टील पॉल्ट्रन था उसको ब्लैक स्मिथ लोहार ने क्या किया, पॉलिश किया, जब तक कि वो चमकने नहीं लगे। चमकेगी कब, जब वो पॉलिश करेंगे। यहाँ पे क्या बायोलॉजी स्टूडेंट की बात हो रही है डाइसेक्ट करने की, इसको हम डाइसेक्ट नहीं कर सकते ना, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्ट आउट होगा, एंड वी विल गो विथ ऑप्शन सी। नाउ द मॉन्क डॉक्यूमेंटेड द ब्रेवेरियन विथ प्रिसाइज एनोटेशंस, मुझे नहीं पता कि ये टिपिकल वर्ड क्या है, आपके एग्जाम में मेंस में हो सकता है इससे भी टिपिकल है। हमें क्या करना है, हमें जाना है कहाँ पे, ऑड वन आउट, तीन ऑप्शन को एलिमिनेट करना है जो सेम मीनिंग रख रहा होगा, और एक ऑप्शन को ढूंढा जो इससे एकदम परे कुछ और बोल रहा होगा, ठीक है, देखते हैं। मॉन्क मतलब होता है सन्यासी, मॉन्क ने क्या डॉक्यूमेंट किया, ब्रेवेरियन को विद प्रिसाइज एनोटेशन, मतलब संक्षिप्त टिप्पणी के साथ, ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेड द ब्रेवेरियन, तो डॉक्यूमेंट किस चीज को करते हैं, हम टेक्स्ट को कर सकते हैं, बुक को कर सकते हैं, तो ये किसी तरह की, ठीक है, तो ये किसी तरह की लिटर्जिकल राइटिंग हो सकती है। लिटर्जिकल मैंने आपको बताया ना, लिटर्जिकल क्या होता है, लिटर्जी इज धर्म संबंधी, ठीक है। ऑप्शन पे हम चलते हैं, ऑप्शन ए, द ब्रेवेरियन कंटेन्ड साल्म्स फॉर डेली रिसाइटेशन, मैंने आपको बताया साल्म्स क्या होता है, स्टार्टिंग में साल्म्स बताया था ना, अ सेक्रेड पोएम्स, पोएम और सॉन्ग दैट प्रेजेस व्हाट, दैट प्रेजेस गॉड, है ना, यानी एक तरह का पोएम होता है, चैंट होता है, सॉन्ग होता है, जो क्या करता है, जो गॉड को प्रेज करता है। तो ब्रेवेरियन, मैंने आपको यहाँ क्या बोला कि मॉन्क ने डॉक्यूमेंट किया, डॉक्यूमेंट किस चीज को हम करते हैं, बुक को कर सकते हैं, फिर किसी टेक्स्ट को करेंगे, ठीक है, तो उस टेक्स्ट ने क्या कंटेन किया, साल्म को, साल्म क्या है, पोएम है, सॉन्ग है, जिसको हम डेली रिसाइटेशन के लिए होता है वो, ठीक है। तो हमें तो समझ में आया कि ये इसी से रिलेटेड है, धर्म संबंधी है, इसको एलिमिनेट किया। द स्कॉलर स्टडीड अ गोथिक ब्रिवेरियन फॉर प्राग, है ना, स्कॉलर ने स्टडी किया किस चीज को, गोथिक ब्रिवेरियन, आपने ऐसे गोथिक कल्चर सुना रहेगा ना, तो ये भी एलिमिनेट होता है। द टेक्नीशियन कैलिब्रेटेड द ब्रिवेरियन यूजिंग वोल्ट मीटर, अब देखो भैया, इधर टेक्नीशियन आया, इधर वोल्ट मीटर आया, कंप्लीटली एकदम अलग मीनिंग रखना। कैलिब्रेट का मतलब होता है, कैलिब्रेट करने का मतलब होता है कि किसी भी चीज को बराबर करना, है ना, संतुलित करना। तो टेक्नीशियन आ रहा है और इधर वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट को मेजर करता है। तो भैया ये मेजरमेंट की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, तो इसको हटा ही दो फिर सीधे। तो इधर वोल्ट मीटर आया है, तो वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट को, वोल्टेज को मेजर करता है, ठीक है। तो इधर वोल्टेज, टेक्नीशियन, इंजीनियर, ये सब क्या है, सीधे तौर पे मुझे दिख रहा है कि ये ऑप्ट आउट हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्ट आउट हो जाएगा। और मैं अभी के लिए बोल सकता हूँ कि यही अपना आंसर होने वाला है, ठीक है। लेकिन हम आगे देखते हैं, ऑप्शन डी, द लिटर्जिस्ट चैंटेड डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेवेरियन, मैंने आपको बोला ना, ब्रेवेरियन, इधर साल्म बताया, ब्रेवेरियन मैंने क्या बोला कि एक लिटर्जिकल बुक हो सकता है जिसको डॉक्यूमेंट किया मोंक ने। तो इधर क्या है, लिटर्जिस्ट मतलब धर्म, जो धर्म का ज्ञान रखता हो, जिस जो क्या हो, धर्म के बारे में जानता हो, दैट इज लिटर्जिस्ट। तो द लिटर्जिस्ट चैंटेड, है ना, यानी मंत्रों का उच्चारण किया डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेवेरियन, यानी ये क्या है, लिटर्जिकल बुक से उसने क्या किया, सीधे तौर पे चैंट किया। तो ये भी ऑप्शन सेम मीनिंग रखता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज ऑप्शन सी, और यही आंसर होने वाला है, ठीक है। और मैं, चलिए मैं बताता हूँ इसका मतलब होता है, ये ब्रेवेरियन जो होता है, ब्रेवेरियन इज अ लिटर्जिकल 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 बुक, या फिर आप इसको लिटर्जिकल टेक्स्ट बोल सकते हैं, ठीक है। लिटर्जिकल मैंने आपको बताया ना, धर्म संबंधी, है ना। क्रिश्चियनिटी में आप बोलो कि सर चाहे ग्रेजुअल हो, चाहे लिटर्जिक, ये ब्रेवेरियन हो, ठीक है, ये सब क्या है, ये लिटर्जिकल बुक ही है। मैंने आपको एक जगह मिसाल भी बताया था, ठीक है। तो आप शुरू से लेकर अभी तक देख रहे हो कि एसएससी ने उन क्वेश्चंस को उठाया है जो क्या है, जो क्रिश्चियनिटी से रिलेट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, ये ब्रेवेरियन में क्या लिटर्जिकल बुक है, किसके बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, ठीक है। यहाँ गोथिक ब्रेवेरियन दिख रहा है आपको।
तो जैसे मुझे ये बुक पता चला, हम ऑप्शन ए देखेंगे, साल साल में बताया था आपको, अ सेक्रेड सेक्रेड पोएम, तो एलिमिनेट ये भी हो जाएगा। स्कॉलर ने क्या किया, गोथिक ब्रेवियरियन को पढ़ा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी लिटर्जिस्ट चांटेड, ये भी गलत हो जाएगा। सो व्हाट वी विल बी लेफ्ट विद इज ऑप्शन सी, और यही अपना आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द बिशप और अ माइटे, ये मित्रे नहीं है, इसको मित्रे नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो मोदी जी आ जाएंगे। द बिशप और अ माइटे एम्ब्रॉयडर्ड विद गोल्ड थ्रेड, मैंने आपको बताया था एम्ब्रॉयडरी क्या होता है। एम्ब्रॉयडर्ड इज नथिंग बट कढ़ाई, कढ़ाई कपड़े पर कढ़ाई करते हैं ना। तो जो बिशप ने और किया, मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है, इसका बिना मतलब जाने ही कहाँ करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे और सही आंसर तक पहुंचेंगे। बिशप मतलब पादरी, जो क्रिश्चियन धर्म का जो प्रीस्ट रहता है उसको बिशप बोलते हैं। बिशप ने और किया, तो और किया मतलब क्या हो सकता है, ये कोई कपड़ा हो सकता है, घड़ी को हम भी और कर सकते हैं, टाई हो सकता है, मतलब कुछ भी पहनने वाली चीज हो सकती है। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने एम्ब्रॉयडर देखा तो मुझे इतना समझ में आ गया भाई कपड़े पे ही कढ़ाई होती है ना। ठीक है, तो ये कपड़ा हो सकता है विद गोल्ड थ्रेड, सोने का थ्रेड से कढ़ाई किया हुआ कुछ था जिसको बिशप पहने हुए थे। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। द वेल्डर फिटेड स्टील माइटे ज्वाइंट एट 45 डिग्री एंगल, वेल्डर ने फिट किया किसको, स्टील माइटे को। अब देखो भैया, ये कपड़ा है और ये वेल्डर है, तो वेल्डर क्या कपड़ा को वेल्ड कर पाएगा क्या, नहीं, ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो कपड़ा तो नहीं है। तो यही ऑप्शन सीधे सीधे मैं बता सकता हूँ कि यही आंसर होने वाला है। द कार्डिनल माइटे वॉज ट्रिम्ड इन क्रिम्सन, कार्डिनल क्या होता है, कार्डिनल मैं आपको बताता हूँ, जो प्रीस्ट होते हैं ना, प्रीस्ट में जो सबसे सीनियर प्रीस्ट होता है उसको कार्डिनल बोलते हैं, जो सबसे हाई लेवल का प्रीस्ट होता है उसको कार्डिनल बोलते हैं। तो कार्डिनल का जो माइटे था, यानी कार्डिनल का जो भी ये पहनने वाला जो भी चीज था, कपड़ा हो सकता है चाहे कुछ भी था, उसको ट्रिम किया गया था किसमें, क्रिम्सन, क्रिम्सन इज डीप रेड कलर, डीप रेड। ठीक है, तो डीप रेड में उसको ट्रिम किया गया था, नहीं डीप रेड में उसको प्रिंट किया गया था, किसको, कार्डिनल्स माइटे को। अब माइटे क्या है, कोई चीज है जिसको पहना गया है। द प्रोसेसन डिस्प्लेड एन एंशियंट माइटे इन द ग्लास केस, ग्लास केस में प्रोसेसन ने क्या डिस्प्ले किया था, ये कपड़े को या फिर जो भी है उसको डिस्प्ले किया गया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। द चिल्ड्रेन एडमायर्ड स्पार्कलिंग माइटे माइटे ऑन ऑल्टर, ऑल्टर मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ऑल्टर मतलब क्या होता है, बेदी। ठीक है, तो चिल्ड्रेन ने क्या एडमायर किया, स्पार्कलिंग चमकते हुए माइटे को, जो चमकता हुआ कपड़ा था उसको एडमायर किया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज ऑप्शन ए, और यही राइट आंसर है। ठीक है, अब मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ। हेड ड्रेस है ना, सर के ऊपर पहना जाने वाला कुछ होता है जिसको पहनते हैं। ठीक है, टोपी नुमा कुछ होता रहेगा। यहाँ पे स्टील का उसको ज्वाइंट किया वेल्डर ने, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीधे तौर पे अलग हो जाएगा। बाकी जगह क्या है, इसी हेड ड्रेस की बात हो रही है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमने अभी तक 31 32 समथिंग क्वेश्चंस देख लिए, और यहाँ पे हमने एक ही चीज, मैं आपको समराइज करता हूँ पूरी चीज को, हमने एक ही चीज देखा, दैट इज ऑड वन आउट। और यहाँ पे देखा, जब हम मीडियम टू डिफिकल्ट में हम ट्रांजिट कर रहे थे, जब भी वहां से मीडियम से डिफिकल्ट में आ रहे थे, और चाहे ये लास्ट क्वेश्चन ही आप देख लो, ऐसे ऐसे वर्ड को पूछा है एसएससी ने, इस नए वेंडर ने, जिसका कोई इल्म ही नहीं है, किसी टीचर को भी नहीं होगा और किसी को भी नहीं होगा। ठीक है, ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, वी हैव टू गो विद दिस टेक्निक, दैट इज ऑड वन आउट या फिर ऑप्शन एलिमिनेशन। हमें एक ही ऑप्शन ढूंढना है, आंख मूंद के ढूंढ लेना है, जो इससे थोड़ा सा अलग मीनिंग रखता हो। ठीक है, और हमें उसके साथ चले जाना है, और कुछ भी नहीं सोचना है हमें। ठीक है, और वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज 19 जैन को एसएससी सीजीएल का मेंस होने वाला है। सो आई विश ऑल द स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग एसएससी सीजीएल मेंस ऑल द बेस्ट, और ये लेक्चर जरूर देख के जाएं, शुरू से लेके अंत तक देखें। ठीक है, और चाहे एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम 2026 में कंडक्ट होने वाले हैं, जहाँ पे भी ये होमोनिम्स आएंगे, तो मैं आपको एकदम बिलीव, ये आपको मैं आपको ये दावे के साथ बोल रहा हूँ, ये लेक्चर देखने के बाद आपको कोई और लेक्चर देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक ही चीज हमें अपने अंदर डेवलप करना है, वो क्या है कि हमें चाहे वर्ड का अर्थ पता हो चाहे नहीं पता हो, यदि उसका होमोनिम्स पूछ रहा है तो हमें एक ऑप्शन ऐसा ढूंढना है
जो 3 ऑप्शन से सीधे अलग ही मीनिंग कुछ रख रहा हो, ठीक है, एकदम ही डिफरेंट कुछ बता रहा हो, हम उसके साथ चले जाएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन से लेकर नाउ वी आर ऑन 32nd क्वेश्चन। हमने एक ही चीज देखा, दैट इज ऑड वन आउट। ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, एक ही चीज अपने दिमाग में छाप लो, दैट इज ऑड वन आउट या फिर ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है, और हमारा ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। इसके साथ मैं आपको एक चीज और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस लेक्चर को देखने के बाद अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर हमें दें, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको लेक्चर अच्छा लगा, बुरा लगा, आपके लिए फ्रूटफुल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, और डू सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब टू DI विजन, DI विजन, है ना। आगे भी मैं बहुत ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स बनाऊंगा इंग्लिश के बारे में, चाहे